पीएचपी में क्या हमने कल देखा कि पीएचपी होता क्या है, पीएचपी किस एनवायरनमेंट में काम करता है, कैसे काम करता है, पीएचपी का फाइल को कैसे एक्सेस किया जाता है लोकल होस्ट के साथ, पीएचपी की फाइल को मतलब स्टार्ट पीएचपी को कैसे किया जाता है, पीएचपी के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, वो सारी चीज़ें कल हमने देखी हैं। ये स्टार बनाने को कहा था, ये आप लोगों ने ये स्टार प्रिंट करने हैं, ठीक है। तो ये फॉर लूप से आप स्टार इजीली प्रिंट कर सकते थे, उन्होंने किए थे, राबिया ने किए। राबिया कोड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, ताकि ये आप ज़रा कोड कर देना, मैं देखता हूँ जिसने बनाए थे कैसे बनाए हैं आप लोगों ने, तो कोड आपने ग्रुप में शेयर कर देना। ओके सर। फिर मैं आपको, अगर आपने सही ना बनाए हुए किसी और कोड से बनाए हो तो फिर आप फॉर लूप से बनाने थे, जस्ट फॉर लूप और इनर फॉर लूप, नेस्टेड जिसको बोलते हैं, उसी से बनाए हैं ना, क्यों फिर आप यस सर, फॉर लूप से बनाए थे नेस्टेड गुड लगा के। गुड हो गया। तो अब हम पीएचपी की तरफ आते हैं। रिकॉर्डिंग लगा दी है मैंने। एडी डॉक्स में जाना है, टू का क्लास बना लेंगे। उसमें मैंने इसको कह लेना है php2 टास्क 1 डॉट php। देखो फाइल है ना जो, वो php से सेव करना है हमने, ठीक है। मतलब जब हम करना ही पीएचपी चाहते हैं, अब इसमें अगर पीएचपी नहीं करेंगे ना हम, तो वो मतलब हम इसमें करना चाहते हैं पीएचपी, तो इसलिए हमने पीएचपी किया, वरना आप इसको डॉट एचटीएमएल करते। सर ये फाइल तो एग्जाम में क्यों हम लोग सेव करते हैं? ये इसलिए करते हैं कि पीएचपी करना होता है इसमें। पीएचपी एग्जाम के बगैर नहीं हो सकता, पीएचपी का कोड आप एग्जाम के बगैर नहीं चला सकते। पीएचपी चलता ही एग्जाम पे है, मतलब सर्वर साइड है ना, तो एग्जाम पे एक सर्वर है, लोकल सर्वर जिसको बोलते हैं, तो ये सर्वर अच्छा साइड अच्छा। पे ही चलेगा, सर्वर के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। सर्वर में क्या होता है कि आपकी डेटाबेस बनती है, तो पीएचपी का तल्लक ही डेटाबेस के साथ है, मतलब जी सर ठीक है। डेटाबेस से डाटा लेना, और इसलिए फिर ये सर्वर एनवायरनमेंट में हम चलाते हैं कि इसके अंदर एग्जाम के अंदर आके हम लोकल सर्वर के अंदर आके इसको रन करते हैं। अच्छा जी, आज हम देखते हैं यहाँ पर, मैं आज बनाना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीएचपी से हम डाटा कैसे गेट करते हैं। कोड उसमें शेयर कर देते ना आप ग्रुप में। हाँ बड़ा इजी बन गया, ले 2 लूप लगाएं और आपका वो रेडी हो गया, ग्रुप में शेयर कर लें। ओके सर। आज सिनेरियो हमारे पास ये है कि हम चाहते हैं कि एक फॉर्म में डाटा लिखा हो, जिस तरह रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन हम करते हैं, उस फॉर्म में डाटा लिखा हो, बटन पे क्लिक करें, डाटा सारा डेटाबेस में जाके जमा हो जाए। आज हमने ये वाला काम करना है कि अब एक फॉर्म बना हुआ है, साइन अप रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, साइन अप करवाना है हमने, तो वहां पर फॉर्म बना आ रहा हो, यूजर आए अपना सारा एंटर करे, एंटर करने के बाद बटन प्रेस करे, वो सारे का सारा डाटा डेटाबेस में जाके सेव हो जाए, ठीक है। बाद में उसको देखना चाहता हूँ देख भी सकता हूँ, अपडेट करना है अपडेट भी कर सकता हूँ, डिलीट करना है डिलीट भी कर सकता हूँ। वो सारा काम हम डेली एक काम करेंगे, 1 या 2 काम। आज हम डाटा ऐड करेंगे, फिर हम डाटा को शो करवाएंगे, या सिर्फ ऐड करेंगे और आपको मैं कहूँगा ऐड करने को कि आप भी लोग भी ऐड करके मुझे डाटा दिखाएं, फिर आपके जो जो मसाइल्स आएंगे ऐड करने में वो मैं देखूंगा, ठीक है। आज हम क्या करते हैं, आज हमने रजिस्ट्रेशन जिस तरह की जाती है ना पीएचपी के जरिए, वो काम हमने करना है कि हमने डेटाबेस में डाटा को सबमिट करवाना है अपने। इधर से एक डिजाइन बनाएंगे, जिस तरह डैशबोर्ड होता है, लॉगिन होता है, वो बनाएंगे, उसके बनाने के बाद सारा डाटा डेटाबेस में सबमिट करवाएंगे। बेशक फॉर्म छोटा बना लो बड़ा बना लो, वो तो आप बना सकते हो, उसका तो इशू नहीं है ना, फॉर्म डाटा तो एक ही तरीके से जाएगा। तो स्टार्ट कर लेते हैं।
अच्छा, अब जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म दोबारा से नहीं मैं बनाता। हमने फॉर्म बनाया हुआ था, याद होगा अगर आपको, हमने जावास्क्रिप्ट जब कर रहे थे वो फॉर्म हमने बनाया था, वो इसी उसी फॉर्म को उठा के लाते हैं। ये रोजगार बैच 2 में जाते हैं, जावास्क्रिप्ट 7 में जाते हैं, ये फॉर्म पड़ा है, देख रहे हो। 8 में हमने गैलरी की थी मेरे ख्याल में, हाँ। तो इधर हमने फॉर्म करना था, ये फॉर्म था, रजिस्टर। खाली भेज रहा हूँ तो देयर इज समथिंग रॉन्ग का मैसेज दे रहा है ऊपर। अब हालांकि रेड में मैसेज आना चाहिए, वो सारा चक्कर वो भी हम करते हैं। तो इसको मैं उठा लूँ एक दफ़ा, ये उठाई, यहाँ से मैंने इसकी CSS कॉपी किया, टास्क 1 का CSS कॉपी करके अपने में ID डॉक्स में आ जाता हूँ। यहाँ पे गया, ई में गया, एग्जाम में गया, HT डॉक में गया। आज PHP 2 क्लास है, वो किधर है वो देखनी है मैंने। PHP 2 में आ गया, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ही PHP का फाइल फेंका हुआ है, देख रहे हो, डॉट PHP टाइप लिखा आ रहा है। तो यहाँ पर मुझे वो काम तो करने हैं सारे। मैंने यहाँ पर बनाना है एक CSS का फोल्डर, GS का फोल्डर बनाना है मैंने यहाँ पर, इमेजेस का फोल्डर बनाना मैंने यहाँ पर, ठीक हो गया। अब CSS में मैंने वो वाला फाइल ला के रख दिया, क्लास 7 टास्क 1 डॉट PHP। मैं इसको क्या नाम देता हूँ, इसका नाम ही मैंने बदल दिया, PHP 2 टास्क 1, इसका नाम रख दिया PHP 2 टास्क 1। ठीक हो गया, CSS उधर आ गया। ये CSS का फाइल है, टाइप आपको यहाँ से पता चले, वो तो नाम है इसका, वो नाम कुछ भी रख सकते हो आप, क्लास 2 रख सकते हो PHP का। बट यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर कैस्केडिंग स्टाइल शीट आपको पता चल रहा है, ये कॉपी कर दी, यहाँ से क्लास 7 का टास्क 1 भी कॉपी कर दिया, यहाँ पे लाके। अब CSS इसमें CSS में नहीं रखना, बाहर रखना है यहाँ पर। अब मैंने कहा यार ये जो बना रहा था इसको कर दो डिलीट। बट इसको देखो, ये HTML है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट, इसको ओपन करो। भाई तुमने क्रोम नहीं रहना, तुमने HTML का नहीं रहना, इधर आओ, इसको दोबारा से सेव करो, सेव एज क्लास 7 को कर दो PHP 5। मैंने उधर से कॉपी करके ले आया ना वो पुराना फॉर्म, PHP 2 डॉट टास्क 1 डॉट PHP। ये PHP फाइल एक्सटेंशन, HTML था पहले, अब मैंने PHP कर दिया, देखिएगा। अब PHP 2 के अंदर PHP वाला ऊपर वाला डिलीट कर दें। अब आपने दोनों फाइल्स यहाँ पर रखी, इसको PHP बना दिया, वो पहले CSS था, बस नाम उसका रिनेम किया। अब मैं इसको PHP टास्क 1 को बुलाता हूँ, ब्राउजर में इसको कैसे बुलाया जाता है, ये मिलेगा ही नहीं आप, अच्छा वो होगा उधर पड़ा है। हम देखते हैं कि उस फाइल को PHP को कैसे बुलाया जाता है। हमने कल ही बुलाया था, लोकल होस्ट PHP 2 टास्क 1 डॉट PHP। नहीं, गलत, फोल्डर का नाम नहीं लिखा लोकल होस्ट के बाद, फोल्डर का नाम था PHP 2, फाइल का नाम था PHP 2 टास्क 1 डॉट PHP। ये इसमें डिजाइन क्यों नहीं लगा, कोई बताएगा? डिजाइन क्यों नहीं लगा इस पे, देख रही हूँ, वो सर क्लास उसकी 7 वाला CSS का नेम चेंज किया था। नेम चेंज कर दिया है। यहाँ पर आए CSS में PHP 2 टास्क 1 उसका नाम था, अब हमने रीनेम कर दिया, तो अब फाइल के अंदर आकर भी हमें रीनेम करना पड़ेगा। अब आपका डिजाइन लग जाएगा, देख रहे हो, डिजाइन नहीं लगा तो कैसा आया, डिजाइन लगा तो ऐसा है। ठीक हो गया एग्जैक्टली। अच्छा, ये पहले से पासवर्ड एक सेव आ रहा है इसमें, हम इसको खत्म कर सकते हैं यहाँ से। अच्छा, उनके लिए सेव है, इसके लिए ये तो नहीं है। अच्छा जी, ये चीज़ें 4-5 नेम है, यूज़र नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फ़ोन है, ठीक है जी। अच्छा, और रजिस्टर आ गया आपके पास, बटन आ गया। अब हमने कहा कि यार ये सारा डाटा यूज़र इंटर करता है, इंटर करने के बाद डेटाबेस में डाटा सेव हो जाना चाहिए। ये तो ऐसा बना है ना, एक हम अच्छा सा डिज़ाइन बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का, ठीक है, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डिज़ाइन बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं, वो बना सकते हैं हम।
मतलब वो उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको, वो सारा काम करना पड़ेगा, वो आप टेम्पलेट भी कोई उठा सकते हो। तो हमने ऐसा ही बनाया, रजिस्टर टू आवर वेबसाइट, ठीक है, हमने ऐसा ही बनाया इसको। मैंने कहा ठीक है, मैंने इस फाइल को ओपन ही किया, जरा मैं नीचे जाता हूँ। मैंने कहा यार ये सारी जावास्क्रिप्ट भी यहाँ से उठा दूँ। मैंने सारी जावास्क्रिप्ट भी कॉपी की। जावास्क्रिप्ट भी मैं एक्सटर्नल बनाना चाहता हूँ। देखिएगा वो कैसे बनती है, जिस तरह सीएसएस होती है। फाइल न्यू करें, जावास्क्रिप्ट सारे इधर पेस्ट कर दें जो आपने अंदर पेस्ट किया था। सेव कर दें इसको, यहाँ पर आ जाएं, जीएस में जाएं, जीएस में जाके इसको सेव करते हैं, php2 task1 डॉट जेएस, देख रहे हो, डॉट जेएस जावास्क्रिप्ट का फाइल सेव हो गया। अब आ जाएं यहाँ पर, आपको कोई इसका एरर नहीं दे रहा, क्यों? जावास्क्रिप्ट आपने निकाल दिया उसमें से, फाइल में से जावास्क्रिप्ट निकाल दिया है, एक एक्सटर्नल फाइल बना ली है। अब आप चाहते हैं उस एक्सटर्नल फाइल को यहां पर शो करवाना, मतलब यहां पर लगाना, अटैच करना इसके साथ ताकि उसकी वर्किंग हो जाए। तो बस ऐसे करते हैं, हम स्क्रिप्ट लगाते हैं, एसआरसी लिख देते हैं, स्क्रिप्ट एसआरसी। सोर्स में हम क्या लिखेंगे? उस फाइल का नाम। लिंक करना हो तो एच रेफरेंस लिखते हैं, सीएसएस के लिए एच रेफरेंस, जेएस के लिए एसआरसी। जावास्क्रिप्ट की फाइल अटैच करनी है तो स्क्रिप्ट एसआरसी। लिंक करना है सीएसएस को तो लिंक का टैग ऊपर एच रेफरेंस। तो सोर्स दोनों का है, जैसे ही होगा। ये जेएस में पड़ी है, नाम इसका है php2 task1 डॉट जेएस। किधर पड़ी है, जरा देखना चाहते हो तो यहाँ पर आ जाओ, जेएस को ओपन करें तो ये पड़ी है, देख रहे हो। तो इस तरह की बनी आती है ये। अब मैंने इसको ऐसा किया तो ये आपका एरर अटैच हो जाएगा, देख रहे हो। अब आपका एरर अटैच हो गया, वो रेड ग्रीन भी हो गया, वो सारी चीजें आ गई आपकी, वरना पहले नहीं आती थी, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की वजह से आती हैं। तो जावास्क्रिप्ट ही जब नहीं होगा तो ये कैसे आपको एरर वगैरह मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो इसके अंदर डाटा सारा लिखा हो ना, वैलिडेशन तो ठीक है, वैलिडेशन तो खाली गलत डाटा नहीं जाने देगा, आपको पता है। वैलिडेशन कभी भी गलत डाटा नहीं भेजेगा डेटाबेस के अंदर। ये वैलिडेशन का फायदा था जो हमने वैलिडेशन यहाँ पर की हुई है, देख रहे हो। ये वैलिडेशन जो हमने यहाँ पर की हुई है कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मैसेज, वहाँ पर मैसेज शो करवा देगा। अच्छा, वो जो फॉर्म का मैसेज ऊपर शो करवाता है ना, उसको मैं आईडी नहीं देता मैसेज। देखो ये मैसेज मैंने इसको कट कर दिया है, तो मैंने कहा यार ये क्या बात है, यहाँ पर मैसेज ना आए, मैसेज आए फॉर्म के यहाँ पर सबसे ऊपर, यहाँ पर आ जाए मैसेज। मैंने लगाया H5 या H4, H4 को किया क्लोज, इसको आईडी मैसेज दे दिया। अभी देखिएगा आपका फुली मैसेज किधर आता है। देयर इज समथिंग रॉन्ग। आईडी मैसेज को मैं करता हूँ टेक्स्ट लाइन सेंटर, सीएसएस में जाके। मैं सीएसएस में गया, अभी मैं पीएचपी स्टार्ट ही नहीं किया, अभी मैं पिछले ही काम उसको सेटमेंट कर रहा हूँ सारा कुछ। हैश मैसेज, टेक्स्ट लाइन सेंटर किया और कलर को रेड किया, फॉन्ट माइनस वेट को 400 किया। देखिएगा देयर इज समथिंग रॉन्ग, देख रहे हो। अब आपका मैसेज सबमिट नहीं होगा, क्यों? हमने रोका था कि जब ये एरर आए, जब कुछ ना कुछ एरर हो तो मैसेज आपका जो आपका टेक्स्ट बॉक्स है वो फॉर्म का डाटा
सबमिट ना करे, वो वहीं पे रोक दे उसको, ठीक है। आ जाए जी। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इसके अंदर लिखा हुआ डाटा सबमिट करवाना है, जो यहाँ पर यूजर आकर टाइप करेगा वो डेटाबेस में हमने सेव करवाना है। बिल्कुल ठीक हो गया, हमने वो वाला डाटा डेटाबेस में सेव करवाना है। ओके, जब हम बात करते हैं कि ये वाला डाटा डेटाबेस में सेव करवाना है, तो हमने डेटाबेस तो बनाई नहीं, डेटाबेस तो बनानी पड़ेगी हमें, ठीक है। हमने डेटाबेस तो नहीं ना बनाई, तो यहां पर आते हैं, डेटाबेस क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करना होता है डेटाबेस, यहां पर आना है, लोकल होस्ट php माई एडमिन लिखना है। आप क्या टाइप करना है, लोकल होस्ट php माई एडमिन। जो आपने टाइप किया लोकल होस्ट php माई एडमिन, आपके पास इस तरह का सिनेरियो आ गया। जिस तरह पहले डेटाबेस बनाते थे, इधर भी आपने वैसा ही डेटाबेस बनाना है। आप न्यू में आए, न्यू में आपके आके आपने डेटाबेस का नाम रखा। अच्छा, डेटाबेस अब क्या रखते हैं, मैं कहता हूँ कि जो हम काम कर रहे हैं ना, ये स्कूल का रजिस्ट्रेशन फॉर्म अभी हम बना रहे हैं, हम ये कह रहे थे कि हम स्कूल का फिर पूरा आपको डैशबोर्ड बना के दिखाऊंगा HTML के अंदर, वो कोई इशू नहीं। वो आपको सारा सिस्टम बना के दिखाऊंगा, लॉगिन पेज बना के दिखाऊंगा, वो सब कुछ। अभी हम जस्ट साइन अप का रजिस्ट्रेशन का डाटा भेज रहे हैं कि साइन अप कैसे करना है, ठीक है। फिर लॉगिन भी करके दिखाऊंगा, इंसर्ट भी, ये डाटा सिर्फ इंसर्ट कर रहे हैं हम। आज हम देख रहे हैं कि डाटा इंसर्ट कैसे करना होता है, ठीक है। डाटा उठा के इंसर्ट कैसे करना है, बाकी सिनेरियो सारा बन जाएगा। आप जो सिस्टम बनाते हैं, अगर कोई कहता है मैंने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, बुक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, बुक सेलिंग बनाना है, उसका एडमिन बनाना है, तो एडमिन पूरा बनाएंगे, लॉगिन वगैरह एडमिन का वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। लेकिन PHP का काम करेंगे, HTML का काम जो एडमिन है ना, वो थोड़ा सा मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा, बट फिर हम एडमिन देखो डिजाइनिंग फिर करेंगे तो टाइम तो लगना है ना उसपे। तो फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि करवा दूं साथ साथ आपको डिजाइनिंग भी कुछ कुछ। तो यहां पर हमने डेटाबेस क्रिएट करना है, क्या बनाना है, डेटाबेस। इस फॉर्म का डाटा डेटाबेस में सबमिट होना चाहिए, यहां पर आ जाए। डेटाबेस में डायरेक्ट डाटा नहीं सेव होता, आपको पता है डेटाबेस में टेबल बनते हैं फिर डाटा सेव होता है। अगर आप वापस पुरानी वेबसाइट को ओपन करें वर्डप्रेस की, वो भी तो ऐसे ही करते हैं। AWS डेवलपर्स को ओपन करें, ये एक वेबसाइट है, इसमें देखो WP कमेंट्स, कमेंट मेटा, WP कमेंट्स, WP लिंक्स, WP ऑप्शन, WP पोस्ट मेटा, WP पोस्ट। तो ये सारे टेबल बने हैं, यूजर मेटा, यूजर्स। हम भी इस तरह के टेबल बनाएंगे, ये वर्डप्रेस ने खुद बनाए हैं, हम अपने बनाएंगे। तो हमने न्यू डेटाबेस का नाम रखा माय स्कूल, क्या रखा, माय अंडरस्कोर स्कूल, या माय स्कूल ना रखें, माय वेबसाइट कर लें, माय अंडरस्कोर वेबसाइट। मैंने ये डेटाबेस का नाम रखा और डेटाबेस को क्रिएट कर दिया माय अंडरस्कोर वेबसाइट। वो कह रहा है कि डेटाबेस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये नहीं आप रख सकते, ठीक है। आप रख दो GTTIW वेबसाइट। मेरे पास इतनी वेबसाइट्स बनी है इसलिए कहीं ना कहीं वो हो जाता है। तो मैंने कहा GTTI_W, GTTIW गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन अंडरस्कोर वेबसाइट, ये वेबसाइट का नाम, डेटाबेस का नाम रखा। देख लो, पहले GTTI रखा था एक दफा पहले हमने, अब हमने GTTI_वेबसाइट रख लिया, डेटाबेस बन गया। जब आए नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, डेटाबेस तो बन गया है, डेटाबेस के अंदर टेबल नहीं बनाया आपने कोई भी, जिसमें आपका ये सारा डाटा सेव होना चाहिए आके डेटाबेस में। मैंने आपको पहले बताया कि डाटा आपका टेबलर फॉर्म में सेव होता है, टेबल होते हैं, टेब में फिर कॉलम्स होते हैं, रोज होती हैं, उस तरह डाटा आपका सेव होता है, ऐसे नहीं पड़ा होता आपका सारा डाटा। तो आप यहां पर आए, आपने डेटाबेस को बनाया, अब हम उसका टेबल बनाएंगे। टेबल हमेशा आपके फॉर्म के मुताबिक बनता है, ठीक है। टेबल हमेशा आपके फॉर्म के मुताबिक बनता है, जिस तरह का आपका फॉर्म होता है उस तरह की चीजें हमने टेबल में सबमिट करवानी होती है ना, टेबल बनाना होता है। अगर हम कहते हैं कि क्लाइंट यहाँ पर कोई एक चीज और ऐड कर देगा, तो हम टेबल में भी और ऐड करेंगे एक चीज। अभी तक मेरे पास नेम है, यूजर नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, फोन नंबर है, ये 5 चीजें हैं यूजर की, जो हमने डेटाबेस में सबमिट करवानी है, जो हमने डेटाबेस में भेजनी है। ठीक हो गया जी, ये 5 चीजें हैं आपके पास, हमने ये चीजें डेटाबेस में सबमिट करवानी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, डेटाबेस में मतलब टेबल में सबमिट करवानी है ना, तो टेबल बनाना पड़ेगा मुझे। इसके लिए
टेबल का मैं क्या नाम रखता हूं, REGISTER, रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर, मतलब यूजर को रजिस्टर करने वाला टेबल। इसमें यूजर जो रजिस्टर होंगे वो सारे आएंगे। फिर एक बार रखूंगा रजिस्टर स्टाफ, रजिस्टर, इस तरह मैं डिफरेंट रख सकता हूँ ना नाम। तो अभी मैंने कहा यार यहाँ पर रजिस्टर वाले आ जाएंगे, यूजर्स। अगर मैंने कोई यूजर बनाने हैं, यूजर साइन अप करने, अगर ये कॉलेज का सिस्टम होता तो यहाँ पर रख देता रजिस्टर यूजर्स, उसमें टीचर भी आ जाते, उसमें स्टूडेंट्स भी आ जाते। टीचर अगर सेलेक्ट करता तो वो उसको टीचर्स की चीज जगह पे भेजता, स्टूडेंट सेलेक्ट करता तो वो स्टूडेंट, बल्कि इनके टेबल ही दो बन जाने थे, रजिस्टर स्टूडेंट, रजिस्टर टीचर, दो टेबल बन जाने थे। लेकिन मेरी ये स्कूल कॉलेज की वेबसाइट नहीं है, मेरे लिए सारे यूजर्स एक जैसे हैं। तो मैंने टेबल बनाया रजिस्टर यूजर का, मतलब यूजर को रजिस्टर करो, या यूजर रजिस्टर होगा इस वेबसाइट से, इस पेज से, तो इसलिए मैंने यूजर को रजिस्टर करने के नाम से मिलता जुलता नाम रखा ना टेबल का, तो यूजर रजिस्टर। वो पूछ रहा है इसमें कॉलम कितने आने चाहिए साइड में। नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन, 5 कॉलम आपके सामने। एक कॉलम में नेम आएंगे लोगों के, एक कॉलम में लोगों के यूजर नेम आ जाएंगे, एक कॉलम में लोगों के ईमेल आ जाएंगे, एक कॉलम में लोगों के पासवर्ड आ जाएंगे, एक कॉलम में लोगों के फोन नंबर आ जाएंगे। 5 कॉलम आपने बनाए। लेकिन स्टार्ट में हमें एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ता है। वो एक्स्ट्रा कॉलम क्या है आपका, वो एक्स्ट्रा कॉलम आईडी का कॉलम होता है। वो आईडी क्या होती है, आइडेंटिफिकेशन। पूरे टेबल के अंदर आपकी एक ही आईडी होती है हर रो के अगेंस्ट, मतलब नंबर शुमार जिसको बोलते हैं ना, नंबर 1 वाली रो, नंबर 2 3, आपको पता है नंबर लिखे आ रहे होते हैं, जो आप कोई भी डायरी देखते हैं लेफ्ट पे नंबर लिखे आ रहे होते हैं, आगे फिर आपका वो सब कुछ लिखा होता है, यूजर नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो वो हमने आईडी का एक टेबल जरूर बनाना होता है पहले, कि हम आइडेंटिफाई कर सके, फिर किसी भी चीज को, किसी भी रो को हम बुला सके। तो आप जब भी बनाते हो, यहां पर मैंने कहा ये ठीक है, नाम बन जाएगा, नाम बिलाल। भाई अगर आपके पास हजारों स्टूडेंट रजिस्टर हो रहे हैं या हजारों यूजर रजिस्टर हो रहे हैं, तो किसी का नाम बिलाल हो सकता है। ठीक हो गया। यूजर नेम, यूजर नेम पे आप चेक लगा सकते हो कि अगर कोई दोबारा से सेम यूजर नेम डाल रहा है तो वो नहीं डालना आपने। ठीक है, यूजर नेम डिफरेंट होंगे आपके, वो सेम यूजर नेम आप नहीं डाल सकते। ठीक हो गया। ईमेल, ईमेल तो पहले किसी का सेव नहीं होता, पासवर्ड सेम हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है। फोन नंबर आप डाल सकते हो, सेम भी डाल सकते हो, क्योंकि दो भाई हो सकते हैं, सेम फोन नंबर हो सकता है, तो वो भी सेम हो सकते हैं। बट इसमें एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल यूनिक होगी, वो आपका आईडी होगा। आप आईडी से हर एक को कॉल कर सकते हैं, आईडी से हर एक को आप बुला सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल आपको पता है ना कि एक यूनिक चीज से किसी को कॉल करें वो ज्यादा अच्छे तरीके से कॉल होती है, एक बिल्कुल यूनिक वे से आप कॉल करते हो किसी चीज को। लाइक अगर नाम है किसी का, नाम तो मिसमैच हो जाते हैं, बिलाल कईयों का नाम होगा। ठीक है, तो आप बिलाल की बेस पे डेटाबेस में से डाटा सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने डेटाबेस पे डाटा सेलेक्ट करना तो आप आईडी को ज्यादातर रखते हैं। आईडी आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यूनिक होता है। आईडी 2 नहीं होती, आईडी 3 नहीं होती, आईडी 4 नहीं होती, आईडी आप यूनिक रखते हैं जब भी आईडी होती है। तो हमने 5 कॉलम ये छठा आईडी का बनाना होता है। तो यहाँ पर आए, हमने टेबल का देखो, क्रिएट टेबल, उसी डेटाबेस में क्लिक करने से क्रिएट टेबल का ऑप्शन आता है। मैंने कहा रजिस्टर यूजर का टेबल है और 6 मेरे कॉलम है, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स मैंने 6 बना दी और मैंने गो कर दी, गो हो गया। यहां पर मेरे पास कॉलम बने बनाए आ गए, कॉलम बने बनाए मेरे पास आ गए हैं। यहाँ पर पहले कॉलम का नाम मैं क्या रखूंगा, मैं पहले कॉलम का नाम रखता हूं आईडी, कि मेरा पहला कॉलम आईडी होगा, नंबर शुमार जिस तरह होता है, मेरा पहला कॉलम आईडी होगा टेबल के अंदर। अगर मैं आपको दिखा देता हूं, इन टेबल्स को ओपन करें ना, ऊपर वाले को, GTTIW को, इनका टेबल ओपन करके देख लें।
कोई एक टेबल, कमेंट्स वाला टेबल ओपन करके देख लें। कमेंट में देख रहे हो, पहला इनका मैं पोस्ट वाला ओपन करके दिखा देता हूँ। पोस्ट, कितनी पोस्टें आई हुई हैं, 1 2 3 4। पहला पहला कॉलम देख लें, पहले में इनका आईडी आ रहा है। तो हमेशा 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 आईडी आपका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। पहली पोस्ट करोगे 1 लिखा आएगा, दूसरी करोगे 2 लिखा आएगा, तीसरी करोगे 3 लिखा आएगा, चौथी करोगे 4 लिखा आएगा, पांचवी करोगे 5 लिखा आएगा, इस तरह लिखा आएगा। अगर कुछ डिलीट कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 तक की हुई है, लेकिन 34 वाली मैंने पोस्ट डिलीट कर दी है, तो 34 दोबारा कभी भी नहीं आएगा। प्राइमरी की जब आप बनाते हैं तो फिर ऐसा होता है, यूनिक आइडेंटिफायर होता है, फिर 32 आपका कभी नहीं आएगा। आपने यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कि जब रोल नंबर होते हैं, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, MC1239 इस तरह जो होते हैं, जो बच्चा चला जाता है उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो किसी दूसरे को असाइन नहीं होता। जिस तरह हमारा क्लास में हुआ करता था 5वीं 6वीं में कि जी रोल नंबर 6 किधर है जी, वो नहीं आता। तो पूरा जब बैच गुजर जाता था फिर रोल नंबर 6 असाइन करते थे, या अगले महीने से जब उसको निकाल देते थे तो फिर कहते थे अब इस महीने में आपका 5 हो गया, आपका 4 हो गया, आपका 3 हो गया। ठीक है, इस तरह वो रोल नंबर चेंज कर देते थे। बट यहाँ पर नहीं, यूनिवर्सिटीज में भी नहीं होता। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है वही रहता है आपका, वो नहीं चेंज होता। तो यहाँ पर भी अगर आपका डाटा डिलीट भी हो जाए तो आपका जो आईडी है वो किसी दूसरे को असाइन नहीं होता। लाइक के 4 वाला डिलीट हो गया तो 5 को अब 4 बना दो, 6 को 5 बना दो, 7 को 6 बना दो, 8 को 7 बना दो, 9 को 8 बना दो, 10 को 9 बना दो। तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं, आपका जो चला गया वो चला गया, जो डिलीट हो गया वो दोबारा नहीं आएगा, नंबर नहीं आएगा दोबारा। आईडी आपका, वो आईडी रिपीट नहीं होगा, क्योंकि यही तो यूनिकनेस होती है कि वो दोबारा रिपीट नहीं होगा आपका आईडी। अच्छा जी। तो पहला कॉलम हम बनाते हैं आईडी। मैंने बनाया पहला कॉलम आईडी। ऊपर आ रहा है ना नेम लिखा हुआ, वो कह रहा है कि टाइप क्या होनी चाहिए कॉलम की। ठीक है, कॉलम की टाइप क्या होनी चाहिए। मैंने कहा यार आईडी जस्ट नंबर ही तो लेता है, आईडी और क्या लेता है। तो अनटीजर होनी चाहिए। अनटीजर आपके नंबर्स होते हैं। अगर आपके एबीसी है वो आपके वारचर होते हैं, आप उसकी डाटा टाइप वारचर रखते हो, वारचार। मैं अनटीजर जस्ट लिखता हूँ, मैंने अनटीजर सेलेक्ट किया। लेंथ कोई नहीं रखनी आपने, ठीक है, लेंथ आपकी ऐसे ही चलती है। डिफॉल्ट आपने नॉन नहीं करना है, बाकी चीजों को आपने नहीं छेड़ना। आपने जस्ट यहाँ पर आना है एक जगह पे, आपने ये देखो AI ऑटो इंक्रीमेंट, इसका मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि आपने एक स्टूडेंट को ऐड किया, ठीक है, आपने एक स्टूडेंट को ऐड किया, उसका नाम सब कुछ ऐड हो गया, पेज में जाके वो आईडी नंबर 1 बनेगा। आपने दूसरा स्टूडेंट ऐड किया, वो आईडी नंबर 2 बनेगा। तीसरा ऐड किया, वो 3 बनेगा। आपने आईडी दे के नहीं भेजना खुद से, आप खुद से आईडी नहीं दे के भेज रहे, वो खुद ब खुद आपका जो डेटाबेस है वो आईडी ऑटो इंक्रीमेंट करता जाता है। आईडी खुद ब खुद बढ़ाता जाता है। आईडी को आप ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हो ना, आईडी खुद ब खुद बढ़ता जाता है। जितना डाटा आता जाता है उतना आईडी इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ना ही आईडी रिप्लेस होगा। वरना खुद अगर आईडी लिख के भेज रहे हो, एक बच्चे का आईडी 5 लिख के भेज दिया, आप अगले बच्चे का आईडी लिख रहे हो तो भूल के आपने 5 ही लिख दिया, या बीच में बिजी हो गए थे, आप दोबारा से आए हो, आपको नहीं पता कि पहले कितनी आईडीज गई हुई हैं, तो फिर आपने वो 5 लिखा, वो 5 जाएगा ही नहीं, या जाएगा तो फिर डुप्लीकेट हो जाएंगे, 2 आ जाएंगे। तो ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है आईडी का कॉलम बनाया। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है कि खुद ब खुद डाटा बढ़ता जाए। 5 6 7, मैं 100 दिन बाद आऊं, मैं फिर एंट्री करूं तो पहले अगर 80 फाइलें पड़ी हैं तो 81 हो जाएंगी, 81 आईडी वाला डाटा आ जाएगा, 82 वाला आ जाएगा, 83 वाला आ जाएगा। इस तरह डाटा आपका बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप उधर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म से ऐड करते जाओगे, उसके साथ आईडी आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट का ये है कि खुद ही खुद ऑटो इंक्रीमेंट होता जाए आईडी में। ठीक है, तो आपका प्राइमरी की बन गया। अब आ गए, आईडी बना लिया। फिर आप आज पास आईडी बनाता है, यहाँ पे नेम, यूजर का हमने नेम लेना है। कॉलम का नाम ही मैंने रख दिया नेम। नेम इंटीजर होता है, नेम वार्चर होगा आपका। इंटीजर नंबर तो नहीं ना होते, नेम होता है वार्चर। अब वार्चर क्या है, डाटा टाइप है, लिमिटेड डाटा टाइप है। इसमें आप सर बताते हो कि कितने। जी सर ये नेम स्ट्रिंग में नहीं होगा? नहीं, वार्चर में होगा, इधर स्ट्रिंग नहीं। इधर डाटा टाइप आपके पास स्ट्रिंग नहीं होता। ठीक है, आपने रखना है वारचार। अच्छा, वारचार क्या है, लिमिटेड होता है।
जब आपने कोई थोड़े से नंबर ऑफ करेक्टर लेने हैं तो आप फिर यहाँ पर वार्चर रखते हो, ठीक है, वरना आप इसको मतलब अनलिमिटेड कर देते हो। वार्चर होता है लिमिटेड डाटा टाइप, आप यहाँ पर इसका लिमिट दे सकते हो कि आपने इसका कितने करेक्टर की लिमिट रखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसकी लिमिट दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई एक डेटाबेस ओपन करता हूँ आपके सामने, फिर आपको मैं उसका दिखा देता हूँ कि हमने देखे फिनिक्स बनाई पोर्टफोलियो, कोई अगर मेरे पास पहले से बनी होगी जो मैंने अपने लिए बनाई होगी, ना कि मैंने इसके लिए बनाई है वर्डप्रेस के लिए, ठीक है। तो इधर होगी ग्रिंड एंड गेन होगी, और आपके पास ये देखो ग्रिंड एंड गेन है। इसमें टेबल देखो कितने बने हैं, ये देख रहे हो कितने टेबल बने हैं ग्रिंड एंड गेन में। तो मैं आपको पहले टेबल पे, यूजर्स के टेबल पे ले जाता हूँ। देखो यूजर, सॉरी, इधर न्यू ओपन करता मैं इनको मैं न्यू टैब में ओपन करता। तो आप इसको न्यू टैब में ओपन कर लो। आईडी देखो, आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, देखो वो कॉलम सारे बने हुए हैं ना। तो ये उस वेबसाइट के अंदर डाटा साइनअप का ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये यूजर्स जो साइनअप कर रहे हैं उसका आईडी आ गया, उसका नाम विलियम, टिनी, जॉसन, जो भी आ गया। ये उसकी वेबसाइट है क्लाइंट की, ठीक है। तो उसकी डेटाबेस है, उसके नाम आ रहे हैं सारे। मैंने इसमें क्या क्या चीजें ली, हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, स्टेट, ऑक्यूपेशन, बायो, वैलेट लिया, डाटा लिया, इमेज लिया, एक्टिव, हैश, लेवल, स्टेटस, कितने लिए, बट हमने सिर्फ 5 कॉलम रखे, हमने इतने ज्यादा अभी नहीं लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका स्ट्रक्चर में जाओ ना आप, तो आपको नजर आएगा इसने क्या क्या डाटा टाइप रखी हुई है, मतलब मैं नहीं रखी हुई। आईडी को इंटीजर रखा हुआ है, देख रहे हो। ये चाबी क्या बता रही है कि ये प्राइमरी की है। प्राइमरी की का मतलब होता है कि आपकी यूनिक की होती है, अब पेज में एक दफा ही रिपीट होती है। देख लो तो आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। अच्छा, ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब है ये खुद ब खुद बढ़ता जाएगा, जो जो आपका रिकॉर्ड इंटर होता जाएगा ये आईडी बढ़ता जाएगा। आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट नेम वारचार रखा, वारचार की लिमिट 255। ये लिमिट क्या है कि 255 के करेक्टर, राउंड अबाउट करेक्टर आए, अगर इससे ज्यादा करेक्टर हैं तो वो ना आए, ठीक है। तो वारचार एक लिमिटेड हमने करके 255 रख दिया। वारचार को हमने 255 कर दिया। नेम, यहाँ पे यूजर नेम था ना उधर डेटाबेस में, उधर जो बनाया हमने, एक यूजर नेम का भी बना लेते हैं, यूजर अंडरस्कोर नेम, माइनस नहीं देते इधर नाम में, यूजर अंडरस्कोर नेम, इसको भी वारचार ही करते हैं यूजर नेम को। 255 वारचर लिमिटेड डाटा टाइप होता है। अच्छा, अगर आप सिलेक्ट कर लोगे ना टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है जितना मर्जी डाटा आ जाए, कोई लिमिट नहीं, ठीक है। तो वारचर हमने कर दिया। यूजर नेम आ गया, फिर आप क्या ले रहे हैं, ईमेल ले रहे हैं, तो फिर ईमेल के लिए हमें ईमेल बनाना पड़ेगा, ईमेल का कॉलम लगाना पड़ेगा। ईमेल, मेल भी आपका वारचर 255, छोटा डाटा है हमारा, तो इसलिए हम रख देते हैं वारचर ही। अगर कोई पोस्ट का कंटेंट होगा तो वो वारचर नहीं होगा, टेक्स्ट इतना बड़ा होता है ज्यादा सारा, तो वो फिर टेक्स्ट ही रखते हैं, ठीक है, वो वारचर नहीं होता। ईमेल आ गया आपका, ईमेल के बाद उधर था आपका पासवर्ड, तो आप पासवर्ड रख दें या पास रख दें, जस्ट जो नाम रखेंगे वो कोई इशू नहीं। पासवर्ड के बाद आपका आ गया फोन नंबर, तो आप यहाँ पर फोन नंबर के दे दें, ठीक है। तो फोन को आप इंटीजर रख दें, आप फोन को भी वार्चर रख सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। पासवर्ड आपका वार्चर ही है 255, क्योंकि पासवर्ड में आपके सिर्फ नंबर तो नहीं होते, पासवर्ड में आपका नाम भी तो आ रहा होता है, कुछ भी लिख सकते हैं आप एबीसी के वर्ड्स। ये चीज टेबल बनाने का तरीका अगर आप देख लें, हमने पूरा टेबल कंप्लीट किया। अभी हमने पहले नहीं बनाया, पहले वर्डप्रेस सिर्फ डेटाबेस बनवाता था, टेबल वो खुद ही जनरेट कर लेता था। लेकिन हम कस्टम कर रहे हैं तो कस्टम के लिए हमें टेबल खुद बनाने पड़ेंगे। तो मैंने इधर आके गो पे क्लिक कर दिया, मेरा टेबल कंप्लीट।
सेव करता हूँ। टेबल मेरा कंप्लीट हो गया, टेबल मेरा बन चुका है यहाँ पर। ठीक है, डेटाबेस का नाम था GTTI वेबसाइट, उसमें फिर एक ही टेबल है रजिस्टर यूजर के नाम से, उस टेबल को ओपन करो तो उस टेबल में हमने क्या लिया, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। ठीक हो गया, ये चीज थी, आईडी, नेम, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, फोन। ये कॉलम मैंने यहाँ पर लगा दिए, कॉलम टेबल मेरा बन चुका है। अब मैं वापस जाऊंगा फॉर्म पे। मैंने कहा यार वो डाटा डेटाबेस में सबमिट करवाना है। आपको याद होगा जब भी हम वर्डप्रेस का वेबसाइट स्टार्ट करते थे, स्टार्ट में हमसे कनेक्शन मांगता था, कनेक्ट करो डेटाबेस के साथ। यहां पर भी सबसे पहले हमने कनेक्शन देना है वेबसाइट को शुरू करने से पहले। तो चलते हैं पहले डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। डाटा देना लेना तो बाद की बात है, अभी तक तो डाटा आएगा ही नहीं जब तक कनेक्ट नहीं होगा। तो पहले कनेक्शन करते हैं डेटाबेस का। ये JS है, ये CSS है, PHP में आ गया जो हमारा मेन फाइल है। हमने कहा यार सबसे पहले तो कनेक्शन करो ना डेटाबेस से। तो PHP आप जहां भी कर सकते हो, तो कनेक्शन मैं सबसे ऊपर कर रहा हूं। कनेक्शन को आपने सबसे ऊपर करना होता है। मैंने PHP स्टार्ट किया, PHP क्लोज किया। आपको पता है कनेक्शन में क्या क्या चीजें डेटाबेस मांगता है, डेटाबेस की क्या क्या चीजें जरूरत होती है डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, बताएं जी। हम चार चीजें सर देते थे, आपको याद यूजर होगा नेम, तो। सर अच्छा, यूजर नेम, पासवर्ड और 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 सर डेटाबेस नेम। गुड हो गया, और होस्ट भी देते थे ना एक, सर्वर का यस नाम। सर लोकल होस्ट। बिल्कुल। तो यहाँ पर आते हैं, वही चार चीजें हमने बनानी है, यहाँ पर उनको कॉन्फ़िगर करना है। हम यहाँ पर आए, हमने कहा यार वेरिएबल में बना लूं ये चीजें, जैसे वो वहां पर तो हम यूजर से लेते थे, तो यहाँ पर हमें लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा वेरिएबल बनाओ, $, होस्ट। होस्ट का एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने लिख दिया डबल कोट्स के अंदर LOCALHOST, लोकल होस्ट, ये लिख दिया। फिर मैंने कहा एक और वेरिएबल बनाओ, यूजर। रूट होता था ना, रूट बना दिया। फिर एक वेरिएबल बनाओ $, पासवर्ड खाली छोड़ दो। फिर एक वेरिएबल बनाओ DB। DB में क्या नाम लिखना है जी, जो अभी डेटाबेस बनाई है, GTTI अंडरस्कोर वेबसाइट। ये है GTTIW अंडरस्कोर वेबसाइट, GTTIW अंडरस्कोर वेबसाइट। चार चीजें मैंने पहले से बना के रख दी वेरिएबल्स के अंदर। अब जब हम PHP का बात करते हैं, तो PHP आपको पता सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो हमने ये कनेक्शन करवाना है डेटाबेस के साथ। चीजें मेरे पास आ चुकी हैं सारी, लोकल होस्ट, रूट, पासवर्ड और DB, चारों की चारों चीजें आ चुकी हैं। अब हमने कनेक्शन करवाना है, तो कॉन्फ़िगरेशन जिसको बोलते हैं। तो मैंने कहा PHP का एक फंक्शन है जो कनेक्शन करता है, MySQL कनेक्ट। ये फंक्शन है जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट करता है आपकी वेबसाइट को। जरा चेक करें, हम फाइल्स में जाते हैं, वहां पर क्या यार ऐसे ही कनेक्ट की जाती थी। मैं आपको दिखा देता हूं, जो हम वर्डप्रेस की फाइल्स को कनेक्ट कभी करते थे। मैं कैनवेयर में जाता हूं, मैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल ढूंढता हूं। वर्डप्रेस का कोई वेबसाइट अपने मेरे सामने अगर आ जाता है ना, डोलेंट, प्रिस्टन, यहाँ पर कॉन्फ़िगर का फाइल ढूंढो, WP कॉन्फ़िगर, ये इसको कर लो ओपन। देख रहे हो, इसने यूजर रूट डिफाइन किया, पासवर्ड खाली, देख रहे हो, होस्ट लोकल होस्ट। कनेक्शन में आ जाए, एंड पे आगे इसने कनेक्शन कैसे किए। अच्छा, टेबल प्रीफिक्स, इसने किसी और तरीके से किया कनेक्शन, मैं आपको बताता हूँ। MySQL अंडरस्कोर कनेक्ट लिखना आपने। ये क्या करता है, ये फंक्शन है
PHP का आपने पहला फंक्शन पढ़ना है, बिल्ट इन फंक्शन जो होता है ना, MySQL _connect। ये देखिएगा, मैं जब पहली ब्रैकेट डालूंगा तो ये मुझे कोई यहां पर मांगेगा मेरे से कुछ, देख रहे हो क्या क्या चीजें ले रहा है अपने अंदर ये ब्रैकेट। MySQL _connect का फंक्शन कितने आर्गुमेंट ले रहा है, पहला आर्गुमेंट क्या लेगा ये पढ़ो जरा, पहला आर्गुमेंट क्या ले रहा है, पहला आर्गुमेंट क्या ले रहा है, होस्ट, स्ट्रिंग होस्ट, मतलब होस्ट का नाम लिखो यहां पर, दूसरा यूजर नेम, तीसरा पासवर्ड। वो नजर नहीं आएगा आपको, इसको छोटा करेंगे, पासवर्ड और छोटा कर दें इसको, आपको दिखाऊं पूरा, मैं पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। फिर आपका लास्ट में आ जाएगा डीबी नेम, देख रहे हो आपका आ गया डीबी नेम। तो वो 4 चीजें आपसे डिमांड करता है जो आपका ये MySQL कनेक्ट का फंक्शन होता है। ये कहता है मुझे 4 चीज चाहिए, मुझे आपके सर्वर का नाम चाहिए, मतलब आपकी होस्ट का नाम चाहिए, मुझे डेटाबेस का यूजर नेम चाहिए, डेटाबेस का मुझे पासवर्ड चाहिए, डेटाबेस का मुझे खुद का नाम चाहिए। ठीक है जी, सर्वर का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डीबी का नाम। यहां पर आए, हमने वेरिएबल लिख दिया होस्ट। मैं अगर वेरिएबल ना बनाता, ऊपर ना पड़े होते, तो मुझे डायरेक्ट यहां पर लिखना पड़ता लोकल होस्ट। तो मैंने कितना ही अच्छा किया, मैंने कहा यार कनेक्शन में लिखने की बजाय एक वेरिएबल में रखवा देता हूँ, $होस्ट लिखूंगा तो उसका मतलब यही है कि लोकल होस्ट आ गया, यहां पर कोमा लगाया, देखो वो हो गया हल, आपका यूजर नेम मांग रहा है अब आपको, आप लिख दें $यूजर, कोमा लगाया, पासवर्ड मांग रहा है आपसे, पासवर्ड आप कर दे $पास, पासवर्ड पहले खाली पास में रखा हुआ, देखो कोमा लगाया $डीबी। ये चीजें 4 हमने डाल दी। हमने कहा जी हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया, हमने फंक्शन कंप्लीट कर दिया। अब हमने चेक करना है क्या फंक्शन चला या नहीं चला। भाई रिजल्ट तो हम देखते थे ना कि फंक्शन चला या नहीं चला, कंडीशन लगा के हम चेक करते थे ना, अगर चला तो ये होता है, अगर नहीं चला तो ये होता है। तो मैंने कहा MySQL कनेक्ट फंक्शन जवाबन आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, अगर कनेक्शन हो जाएगा तो ट्रू देगा, कनेक्शन नहीं होगा तो फॉल्स देगा, आपको कुछ ना कुछ तो रिटर्न करेगा ना। अगर दी गई चीजें आपकी सही हैं तो ओके की रिपोर्ट है, ट्रू हो जाएगा, अगर दी गई चीजों में कुछ गलती है तो फॉल्स हो जाएगा। जिस तरह आपका कनेक्शन अगर आप गलत देते थे वर्डप्रेस का कुछ ना कुछ, तो आपको रोक देता था वहीं पे। यहां पर भी ये होगा, कनेक्शन में जब आप आए, आपने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट के बाद आपने इसका रिजल्ट देखो, $, कौन का एक वेरिएबल उसमें रखवा दिया, कौन का वेरिएबल कनेक्शन से निकला है ना, मैंने वेरिएबल का नाम ही कौन बना दिया, कनेक्शन कौन। तो आपका जवाबन जो आएगा इस फंक्शन को रन होने के बाद, MySQL कनेक्ट का फंक्शन साथ ही कॉल हुआ, आपने 4 आर्गुमेंट भेजे, अगर तो आपका काम रेडी हो गया तो ट्रू आएगा आपके कौन के वेरिएबल में, अगर आपका जो कनेक्शन है वो नहीं हुआ तो फॉल्स आएगा। तो मैंने कहा चेक करते हैं, $, कौन इक्वल टू ट्रू, अगर $, कौन में आया है ट्रू तो इको करवा दो डेटा बेस कनेक्टेड सक्सेसफुली, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। अगर आपके कोन में आए ट्रू, भाई ट्रू तभी आएगा जब आपका कनेक्शन सही हो जाएगा। एल्स, एल्स का मतलब अगर ऊपर वाला काम ना हो तो नीचे वाला कर दो, मतलब अगर ट्रू नहीं आया तो जाहिर बात है फॉल्स आएगा, भाई कनेक्शन नहीं हुआ, कनेक्शन हो गया तो यही होगा ओके, अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो इसका मतलब मैसेज यहाँ पे करवा दो एरर इन कनेक्शन, इको ERROR, एरर इन कनेक्शन, CONNECTION कनेक्शन। ये मैंने लिखा एरर इन कनेक्शन, ये मुझे मैसेज लिखा नजर आएगा ऊपर,
अगर आपका हो जाएगा सक्सेसफुली, अगर नहीं होगा तो एरर लिखा आएगा मुझे, तो मैं चेक कर लूं, मैं रिफ्रेश करता हूं, मैं यहां पर आया, मैंने सबसे ऊपर चेक करना, मैंने सबसे ऊपर चेक करना, क्या आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। हर चीज मैंने सही दी थी, तो जाहिर बात है डेटाबेस कनेक्टेड हो जाएगा सक्सेसफुली। अच्छा, ट्रू का अगर आप ट्रू ना भी लिखो ना, ये दो चीजें आप ऐसे भी कर दो तब भी वो चेक करता है। इफ का काम होता है चेक करना, इफ डॉलर साइन कौन, अगर डॉलर साइन में ट्रू आया है तो नीचे वाला काम कर दो, अगर ट्रू नहीं आया तो एल्स चला दो, इफ नहीं चलेगा आपको पता है, फिर तो कंडीशन से अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, फिर तो कंडीशन के अंदर जाएगा ही नहीं। तो कौन नहीं चला तो एल्स चलेगा, आपका एरर आएगा। तो अभी आपकी हर चीज ओके की रिपोर्ट में है, तो आपका आ गया ठीक से, देख रहे हो आपका कनेक्शन आ गया। तो क्या ये कनेक्शन आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होना चाहिए हर वक्त? आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा, हर वेबसाइट डेटाबेस के साथ कनेक्ट होती है, आपने कभी मैसेज देखा है उसका? कभी भी नहीं देखा आपने मैसेज। तो हम क्या करते हैं, इस मैसेज को छुपा देते हैं, देखो इसको खत्म कर देते हैं। क्या मतलब, कनेक्शन होगा तो कुछ भी नजर नहीं आएगा, कनेक्शन नहीं हुआ तो एरर आएगा। दोनों चीजों से आपको पता तो चल रहा है कि कनेक्शन होगा या नहीं होगा। अब क्या होता है आपको पता है, जब कनेक्शन आपका नहीं होता तो आपका लिखा रहता है नॉट कनेक्टेड, जब आपका नेट से कनेक्ट नहीं होता, सेम वही वाली चीज, जब आपका इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होता तो आपको मैसेज मिल रहा होता है इंटरनेट कनेक्ट नॉट विद इंटरनेट, नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट, ठीक है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज आ रहा होता है। जब आपका कनेक्ट हो जाता तो वो पट्टी सी ग्रीन हो जाती है, कभी कभी काफी वेबसाइट में आपने देखा होगा, तो आपको कनेक्शन का मिल जाता है, अभी कनेक्टेड है इंटरनेट के साथ। वही चीज यहाँ पर, बट मैंने कहा यार अगर मुझे कोई एरर नहीं ना आ रहा तो मुझे पक्का पता है कि डेटाबेस के साथ कनेक्टेड हो गया है, क्योंकि अगर कुछ वही नहीं आ रहा तो एरर तो आएगा ही, अगर कनेक्शन नहीं हुआ तो एरर इन कनेक्शन आपको लिखा नजर आएगा। मैं आपको कुछ थोड़ा सा गलत करके दिखाता हूँ। गलत मैं क्या करता हूँ, मैं वेबसाइट का नाम गलत लिख देता हूँ, स्पेल गलत कर दिए, ये क्या आ गया, एरर आ गया, MySQL _connect unknown database GTW वेबसाइट बता दी ना उसने कि अननाउन डेटाबेस है भाई, इन आपका आगे पूरा उसने बता दिया लाइन नंबर 6 पे, एरर इन कनेक्शन, ऊपर उसका PHP का बिल्ट इन एरर आ गया, ठीक है, जो उसने बताया आपको पता करके कि क्या इशू है, नीचे आपका एरर इन कनेक्शन लिखा आ गया जो आपने एरर शो करवाया था, मतलब आपको पता चल गया कि भाई एरर आ रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पर, ठीक है, डेटाबेस अननाउन हो गया, आपने रूट का रू डाल दिया, टी गलत कर दिया। एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर रू, वो कह रहा है कि यूजर रू के लिए एक्सेस डिनाइड है, ये यूजर आपकी वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता, गलत है, आपने गलत लिख दिया ना, अच्छा अच्छा, आपने यूजर भी ठीक कर दिया, पासवर्ड में कुछ डाल दिया JJABC कुछ भी, देख लो उस यूजर के लिए एक्सेस डिनाइड, क्योंकि पासवर्ड नहीं आपका सही आ रहा, ठीक है। ऑनलाइन नंबर 6 पे एरर इन कनेक्शन, एरर आपका इधर आ रहा होता है 6 पे, क्योंकि यहाँ पर तो उसे पता चला कि एरर है, ठीक है, अच्छा अच्छा, ये हो गया, आपको देखो पता चल रहा है कि एरर नहीं आ रहा, अच्छा सॉरी एरर आ रहा है। अब आपने क्या किया, आपने कहा जहां पर एरर आ रहा है वहां पर एक और काम करना है आपने, डॉट MySQL अंडरस्कोर एरर या कनेक्ट एरर, देख रहे हो MySQL _connect _error, कनेक्शन का एरर शो करवाओ, अच्छा वो देखो एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर, ये एरर आपको इसने शो करवा दिया, सेम ऊपर वो पहले भी करवा रहा था, बट आपको ये फायदा करने का हुआ, वो PHP 7 अभी आया ना, तो वो ये वाला काम कर देता है कि आपका एग्जाम हमने इंस्टॉल किया हो तो उसमें PHP 7 वो खुद ब खुद एरर देता है, पर हम .mysql _connect _error करते हैं तो आपको फिर वो एरर नजर आ जाता है, ठीक है। अभी पहले भी वो बता रहा था कि एक्सेस डिनाइड फॉर द एरर यूजर,
यहाँ पर भी उसने आपको बता दिया कि एक्सेस डिनाइड फॉर द यूजर, यहाँ पर भी आपने उसको बता दिया। इससे क्या होता है कि आपको स्पेसिफिक जगह पर एरर का पता चल जाता है। ठीक है, तो बेशक इसको अगर हटा भी दे तो कोई इशू नहीं, एरर आपको पता चल रहा है, आपका ऊपर एरर आ रहा है। अगर मैं कर देता हूं ओके की रिपोर्ट, एरर आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, तो कनेक्शन आपका सक्सेसफुली हुआ पड़ा है। अब एरर भी नहीं ऊपर आ रहा, कनेक्शन भी नहीं ऊपर आ रहा, मतलब कनेक्शन हो गया है हमारा, ठीक हो गया, हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली हो चुका है यहां पर। अब हम क्या करते हैं, अब हम चाहते हैं कनेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, इसका डाटा डेटाबेस में सबमिट करवाएं। अब हमने ये चाहते हैं, कनेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया, अब ये जो फॉर्म का डाटा है सारे का सारा डेटाबेस में सबमिट होना चाहिए जाके, अब हम ये चाहते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब यहां पर आ जाएं। नीचे कनेक्शन मैंने ऊपर कर दिया, नीचे आज अगर मैं आपको दिखाऊं, फॉर्म पड़ा है आपका, देख रहे हो फॉर्म, यहां से यहां तक फॉर्म आपका पड़ा है, ये फॉर्म है, इस फॉर्म का डाटा आपने भेजना है डेटाबेस के अंदर। ठीक हो गया जी, कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं फिर से आपको रिपीट कर दूंगा, बल्कि आप लोगों को कहूंगा कि करके दिखाओ ये काम। ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है। आपने सबसे पहले किया कनेक्शन, ये चीज याद रखनी है, पहले आपने डेटाबेस बनाना है, डेटाबेस बनाया, उसमें टेबल बना दिया। ठीक है, तो कनेक्शन तो आप बिना डाटा टेबल के बनाए भी चेक कर सकते हैं कि उस वेबसाइट के साथ हमारा कनेक्शन हो गया या नहीं हो गया, वो सारी चीजें, क्योंकि टेबल का तो यूज आया ही ना कनेक्शन में, तो टेबल का यूज तो अब आएगा। कनेक्शन तो हम पहले भी टेबल के बनाए बिना भी कर सकते थे, बट मैंने टेबल इसलिए बना लिया कि यार इस फॉर्म का डाटा उस टेबल में जाना चाहिए, तो इस फॉर्म के अकॉर्डिंग वो वाला टेबल मैंने बनाया, जो जो चीज़ इस फॉर्म में है वो मैंने उस टेबल में शामिल कर दी है। ठीक हो गया जी, मैं इधर बढ़ाऊंगा तो उधर भी बढ़ा दूंगा जाके, अगर मुझे कोई कहता है कि इधर एक और फील्ड ऐड कर दो, तस्वीर के लिए फील्ड ऐड कर दो यहाँ पर, ठीक है, तो वो भी मैं कर दूंगा, वो कोई इशू नहीं है। अब आपके जो फॉर्म का डाटा है ना, फॉर्म की हर फील्ड के नेम से उठाया जाता है, फॉर्म की हर फील्ड के नाम से उठाया जाता है, तो हमने किसी भी फील्ड को नाम नहीं दिया, क्लास और आईडी दी है, नाम नहीं दिया। नाम क्या है, नाम भी एक एट्रीब्यूट है, सीएसएस में हम हैश लगा के बुलाते हैं आईडी से, और सीएसएस में हम डॉट लगा के मतलब लगाते हैं, डॉट इनपुट, डॉट टीएक्सटी बॉक्स, डॉट टीएक्सटी नेम, ऐसे बुलाते हैं सीएसएस में। जबकि पीएचपी में हम किसी भी एलिमेंट को उसके नाम से बुलाते हैं, किसी भी फॉर्म के एलिमेंट को, किसी भी फॉर्म के फील्ड को, टेक्स्ट बॉक्स को हो, वो रेडियो बटन हो, वो चेक बॉक्स हो, वो सिलेक्ट बॉक्स हो, वो टेक्स्ट एरिया हो, वो कुछ भी हो, उसको हम नेम से बुलाते हैं। तो हर फील्ड का नाम चाहिए हमें देना, तो बिल्कुल हम आते हैं, हम नेम वाली फील्ड को नाम दे देते हैं, मिलता जुलता नाम दे लें, कोई इशू नहीं, जरूरी नहीं। तो नेम, क्या नाम दिया मैंने, टीएक्सटी नेम, अब ये नेम वाला डब्बा है, इसका नाम रखा, क्या नाम रखा, नेम इक्वल टू टीएक्सटी यूजर नेम, टीएक्सटी यूजर नेम, या यू नेम है तो यू नेम रख लें, ये भी आपको पता चल रहा है कि यूजर नेम है। नेम आ गया टीएक्सटी नेम, इसका नेम आ गया टीएक्सटी यू नेम, इसका नेम, भाई वो आईडी है, बेशक सेम रख रहा हूं ना, सेम रखने का कोई नुकसान नहीं, टीएक्सटी यू नेम टीएक्सटी सेम रखने का बल्कि फायदा है कि आपको कोई ज्यादा नाम नहीं सोचने पड़े, आपने क्लास भी उसी नाम से रख दिया, आपने आईडी भी उस नाम से रख दिया, आपने नेम भी उस नाम से रख दिया। भाई बुलाना, अगर नेम को बुलाना है तो वक्रे वक्रे तरीके से बुलाना है, हैश डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टीएक्सटी यू नेम, जिसका आईडी यू नेम है, ठीक है। क्लास से बुलाना है तो डॉट टीएक्सटी यू नेम, अगर आपने नेम से बुलाना है तो नेम के लिए तरीका मैं फिर बताऊंगा आपको, अगर नेम से कैसे किसी भी एलिमेंट को कॉल किया जाता है पीएचपी में। टीएक्सटी नेम हो गया, इसका टीएक्सटी ईमेल हो गया,
इसका txt पासवर्ड हो जाएगा, इसका नेम लगाया, नेम txt पासवर्ड, ये पास कर दें, पूरा ना करें। देखो क्लास txt पास है तो नेम भी txt पास कर दें, कोई इशू नहीं है। पांचवा नेम रखते हैं इसका आके, नेम txt खून रख दें। तो आपने पांचों के नाम रख दिए, ठीक हो गया जी। आपने फॉर्म के पांचों की पांचों फील्ड्स के नाम रख दिए। हमने इन फील्ड्स का डाटा उठा के डेटाबेस में फेंकना है। ये तो आपने जस्ट नाम रखे हैं। अब डाटा उठाने के लिए पीएचपी का कोड होना चाहिए। डाटा उठाने के लिए पीएचपी का कोड करना है आपने, कि वो पीएचपी का कोड यहां से डाटा उठा के अपने पास रखता जाए, फिर एसक्यूएल की मदद से डाटा डेटाबेस में भेज दे। तो एसक्यूएल क्या होता है वो भी बताता हूँ। यहां पर आ गया, मैंने नाम तो रख लिया इसके, अब मैंने पीएचपी का कोड करना है, ठीक हो गया। पीएचपी का कोड करना है, तो पीएचपी का कोड के लिए मुझे फॉर्म में दो चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, एक एक्शन, एक मेथड। फॉर्म में मुझे दो चीज ऐड करनी पड़ी, एक एक्शन ऐड किया, एक मेथड ऐड किया फॉर्म के अंदर, ठीक हो गया। अब क्वेश्चन आ सकती है कि पीएचपी में किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को कैसे एक्सेस करते हैं। आपको पता नेम से एक्सेस करते हैं। तो एक्शन क्या होता है वो आपको आ सकता है, मेथड क्या होता है वो आपको आ सकता है। अच्छा जी, मैं आपको बताता हूँ। एक्शन, एक्शन आपका वो वाली फाइल का लिंक होता है जहां पर आपने पीएचपी का कोड किया होता है फॉर्म को उठाने के लिए, फॉर्म के डाटा को उठाने के लिए, फॉर्म के फील्ड्स की वैल्यूज को उठाने के लिए। फील्ड्स बोलूं, फॉर्म के कंट्रोल्स बोलूं, फॉर्म के टेक्स्ट बॉक्सेस बोलूं, तो इसका मतलब यही होता है कि फॉर्म वाला डाटा, फॉर्म में जो आपका टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया आपका आ गया, आपका रेडियो बटन आ गया, आपका ये सारे फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी फॉर्म के चीजें होती हैं, फॉर्म की फील्ड्स होती हैं। तो मैं यही बात कर रहा हूं कि फॉर्म की फील्ड्स को, फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यूज को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं पीएचपी के अंदर, तो हम उसके नाम से एक्सेस करेंगे। अब फॉर्म के अंदर हमने दो एट्रीब्यूट लगाए, एक एक्शन का एट्रीब्यूट लगाया, एक मेथड का एट्रीब्यूट लगाया। व्हाट इज एन एक्शन एट्रीब्यूट, व्हाट इज एन मेथड एट्रीब्यूट। एक एक्शन एट्रीब्यूट क्या होता है, मेथड एट्रीब्यूट क्या होता है, ये दो चीजें फॉर्म में हमने लगाई। अच्छा जी, एक्शन आपकी उस फाइल का लिंक होता है जहां पर आपने पीएचपी का कोड किया होता है आपके फॉर्म की फील्ड्स की वैल्यूज को उठाने के लिए। फॉर्म की जो फील्ड्स हैं उनकी वैल्यूज को गेट करने के लिए, उनकी वैल्यूज को उठाने के लिए हम यूज करते हैं जो कोड, ठीक हो गया। वो उसमें उसका लिंक हम एक्शन में डालते हैं। मैं आपको बता देता हूँ वो कैसे हम करेंगे, जहां पर हमने पीएचपी का कोड करना है। तो ये एक फाइल होगी हमारी जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसका नाम है php2 task1.php। ये हो गया। एक हम और फाइल बनाएंगे, फाइल न्यू किया हमने, बनाया php का एक्शन फाइल। php का एक्शन फाइल बनाते हैं हम। यहां पर मैंने कहा php स्टार्ट करो, php क्लोज करो, php फाइल का नाम रखो इफ, अच्छा जी यहाँ पर php की फाइल का नाम रखो REGISTER रजिस्टर माइनस यूजर डॉट php। फाइल का नाम क्या रखा, रजिस्टर यूजर डॉट php। जस्ट इतना, जस्ट इतना सा मैंने इसका नाम रखा। अब क्या होगा, अब फॉर्म के एक्शन में मैं उसी फील्ड का नाम दे दूंगा REGISTER माइनस रजिस्टर माइनस यूजर डॉट php। एक्शन में मैंने ये चीज डाल दिया।
अब क्या होगा, जब भी बटन पर क्लिक होगा तो आप देखिएगा आपका एक्शन क्या आता है। कुछ भी नहीं, अभी अभी सबमिट ही नहीं हुआ, एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ, देयर इज समथिंग रॉन्ग आ गया, एक्शन परफॉर्म ही नहीं हुआ। मैंने नेम डाल दिया बिलाल, यूजर नेम डाल दिया बिलाल1, ईमेल डाल दिया बिलाल codes1@gmail.com, पासवर्ड डाल दिया 12345, नंबर डाल दिया मैंने कुछ भी। अब नंबर पे मैंने वो नई चीजें दो लगाई ना, वेरिएबल ऊपर वाले जो ग्रीन हुए पड़े, मैंने रजिस्टर पे किया क्लिक। अगर आप देखें ना तो मैंने रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, ये देखें यूजर रजिस्टर यूजर डॉट पीएचपी, जो ही मैंने बटन पे क्लिक किया रजिस्टर यूजर वाली फाइल में आ गया, रजिस्टर यूजर वाली फाइल में आ गया। ऊपर अगर देखें आप तो टीएक्सटी नेम में वो लिखा रहा है जो मैंने नाम लिखा, टीएक्सटी यू नेम में वो लिखा रहा है जो मैंने नाम लिखा, ईमेल में बिलाल codes1@gmail.com लिखा आ रहा है, पासवर्ड में 12345 लिखा आ रहा है, टीएक्सटी फोन में आपका फोन नंबर लिखा आ रहा है। तो सारा डाटा आपका इधर आ रहा है, सारे का सारा आपका डाटा इस पेज पे आ गया। आपको पता चला कि आपके एक्शन के पेज पे डाटा आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, आपने एक्शन दे दिया, बट यार डाटा आपका यूआरएल में शो हो रहा है, सिक्योर नहीं है। कोई पास बंदा बैठा हुआ है तो यूआरएल में डाटा देख रहा है, यूजर नेम भी देख रहा है, पासवर्ड भी देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। इसको बोलते हैं, मतलब दो तरीकों से हम मेथड देते हैं डाटा को सबमिट करवाने का। वो दूसरा पहला मेथड होता है गेट का मेथड, तो बाय डिफॉल्ट भी आपका गेट का मेथड ऑन होता है। मेथड का नाम क्या, गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, डाटा को यूआरएल बार में शो करवाता है। गेट का मेथड आपका यूआरएल में डाटा को शो करवाता है। गेट का मेथड वो बाय डिफॉल्ट गेट का मेथड ही था, मैंने मेथड नहीं था लिखा तब भी उसने डाटा को ऊपर शो करवाया। वो गेट का मेथड बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। दूसरा मेथड है पोस्ट का मेथड। पोस्ट क्या करता है, डाटा को हिडन फॉर्म में भेजता है, डाटा को यूआरएल बार में शो नहीं करवाता कि टीएक्सटी नेम बिलाल, टीएक्सटी पासवर्ड ये, टीएक्सटी यूजर नेम ये, टीएक्सटी ईमेल ये आपका यूआरएल में शो नहीं करवाता। पोस्ट जो होता है, तो हम डाटा सिक्योर भेजते हैं, पोस्ट में ही भेजते हैं क्योंकि हमारा डाटा सिक्योर होता है, हम नहीं भेजते। तो आगे चल के ये भी बताऊंगा कि ये जो गेट किस लिए इस्तेमाल होता है, कुछ हमने चीजें यूआरएल में शो करवानी भी होती हैं, वो आपको बताऊंगा क्या होती हैं। अभी तक हमने पोस्ट को ही इस्तेमाल करना है, गेट्स को भेजेंगे तो गेट से भी कर लेंगे, वो कोई इशू नहीं, बट वो यूआरएल में शो करवाएगा। तो मैंने क्या किया, फॉर्म में दो चीजें डिफाइन कर दी, फॉर्म का एक्शन वो फाइल मैंने बनाई हुई है, फॉर्म का मेथड मैंने गेट नहीं रखा, पोस्ट रखा है। तो जब भी मैं बटन पर क्लिक करूंगा पोस्ट मेथड के जरिए मेरा फॉर्म सबमिट होगा और किस पे जाएगा, रजिस्टर यूजर डॉट पीएचपी पे, रजिस्टर यूजर डॉट पीएचपी पे जाएगा। रजिस्टर यूजर पे मैंने क्या करना है, उस सारे के सारे मैंने डाटा को उठा लेना है और डाटा मैंने डाटाबेस में भेज देना है। तो अब हमारा काम है रजिस्टर यूजर पे काम करना। तो मैं यहां पर आ गया रजिस्टर यूजर वाली फाइल में, यहां पर मैंने कहा एक्शन मैंने दे दिया है, फॉर्म यहां तक पहुंच रहा है। अब मैंने यहां से उस फॉर्म की वैल्यूज को उठाना है, उस फॉर्म में जो लगी वैल्यूज हैं उनको उठाना है, वो जो नेम का एट्रीब्यूट है उसके जरिए उठाएंगे हम। तो यहां पर आते हैं, सबसे पहले हम नेम उठाते हैं। तो मैं यहां पर लिखता हूं कैसे उठाया जाता है, $, अंडरस्कोर पोस्ट और txt नेम। अब क्या हुआ, $_ पोस्ट आपने खुद से टाइप करना है। वे $_ पोस्ट क्यों लिखा, कि फॉर्म में आपका मेथड पोस्ट है। अगर फॉर्म में मेथड गेट है, यहां पर आपने पोस्ट लिखा, आपका नाम नहीं मिलेगा, आपकी वैल्यू नहीं मिलेगी इसको। अगर वहां पे पोस्ट है, यहां पे भी $_ पोस्ट डालना पड़ेगा आपको, और दरमियान में ब्रैकेट डाल के सिंगल कोट में जिस फील्ड का डाटा उठाना है आपको, उस फील्ड का आप नेम लिखते हो। तो पहली फील्ड का ही डाटा उठाना है,
पहली फील्ड का ही नाम मैंने वहां पर लिख दिया, वो डाटा उठा के मैंने किसी वेरिएबल में रखवा लिया $, नेम। देख रहे हो, हमेशा राइट वाली चीज उठ के लेफ्ट में आती है। जो मैंने डाटा उठाया उस फील्ड से वो एक वेरिएबल में पड़ा है जिसका नाम है नेम। अब आपका वो वाला डाटा नेम में पड़ा है, चेक करना चाहते हो आप आए, आप यहां पर आके इको कर दें नेम को, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आपका नेम वाला डाटा यहां पर सही से पहुंच रहा है। ठीक है, मैंने नेम डाला MUHAMMAD मोहम्मद बिलाल। बाकी चीजें तो डालनी पड़ेंगी हमें, खाली ना भेजने की वजह से, क्योंकि वैलिडेशन लगा हुआ है तो। बट बाकियों के मैंने शो नहीं करवाया, ना ही उठाया है। रजिस्टर पे क्लिक किया, देख रहे हो आगे मोहम्मद बिलाल लिखा आ गया। मैंने आगे इको किया तो मोहम्मद बिलाल लिखा आया। ठीक हो गया, इसका मतलब है वैल्यू उठ रही है, उस डब्बे की वैल्यू इस पेज पे आ रही है, उस डब्बे की वैल्यू इस पेज पे आ रही है सही से। मैंने कहा ओके हो गया, अगर इसकी वैल्यू आ रही है तो दूसरी भी वैल्यू उठा सकते हैं। मैंने इसको किया खत्म। मैंने कहा आ जाइए $_पोस्ट। ये करने से क्या होगा, आप उसकी वैल्यू उठाते हो। TXT UNAME दूसरे का नाम है, TXT UNAME। इसको भी मैंने एक वेरिएबल में रख दिया $UNAME के वेरिएबल में। फर्क तो आ गया ना, वो नेम है ये UNAME है, तो इसको मैंने UNAME के वेरिएबल में रख दिया। UNAME का मतलब है यूजर नेम भाई, तो इसका नाम भी TXT UNAME था, मैंने वो भी कर दिया। अब आपको यहां पर ये भी नजर आएगा, TXT UNAME भी लिखा नजर आएगा। मैंने कहा दोबारा आ जाओ फॉर्म में, TXT UNAME भी हो गया। ईमेल का डाटा उठाओ, पासवर्ड का उठाओ, आ जाए। मैंने कहा उठा लेते हैं जी। यहाँ पे आया $_पोस्ट। ये क्यों डाल रहे हैं पोस्ट, वरना गेट भी यहाँ पर डाल सकते थे कि पीछे हमारा मेथड पोस्ट है, इसलिए हमने पोस्ट डाला है। यहाँ पर पोस्ट डाल के इन ब्रैकेटों के अंदर सिंगल कोट में तीसरी फील्ड का नाम लिखते हैं। तीसरी फील्ड का नाम है TXT ईमेल। इसको भी वेरिएबल में रख लें $, ईमेल इक्वल टू। तो आपको पता है राइट वाली वैल्यू उठ के लेफ्ट में आ जाती है। तो तीनों वेरिएबल्स के पास वो वैल्यूज पड़ी हैं जो यूजर ने फॉर्म से भेजी हैं, जो यूजर ने फॉर्म में लिखी थी, तीनों के पास वो वैल्यूज आ चुकी हैं। आप नेक्स्ट भी उठा सकते हो। मैं वैल्यू नंबर 4 उठाता हूँ, TXT पास को ऐसे ही उठाया, वेरिएबल पास बनाया, तो मैंने उधर सेव कर दिया। फिर मैंने एक और किया, मैंने TXT फोन को उठाया और यहाँ पर मैंने वेरिएबल फोन वाला यूज किया, और मेरी 5 के 5 वेरिएबल्स ओके की रिपोर्ट में आ चुके हैं। अच्छा जी, अब कुछ भी नजर नहीं आएगा, क्यों, इको ही कुछ नहीं करवाया। नजर तो वही आता जो इको करवाना होता है हमने। तो यहाँ से हम रजिस्टर user.php की फाइल में जाएंगे। ठीक है, आपको पता है एक्शन से वाकई जाएंगे उधर। तो मैंने कहा यार वो सारी चीजें मैं एक दफा शो करवा दूं कि सारी चीजें उठ के आ रही हैं उस पेज पे, मैं देखना चाहता हूँ कि पेज पे आ गई हैं। मैंने कहा यार फिर एक काम करो, इको करो, इको सबको करो। किस किस को, $नेम, नेम को इको करो। पर फिर मैंने कहा यार BR डाल दो, क्योंकि मैं हर चीज को एक दूसरे के नीचे देखना चाहता हूँ, सेपरेट सेपरेट, नहीं तो साथ जोड़ के दे देगा आपको, इको करवा देगा। मैंने कहा नेम, फिर मैंने डॉट डाला, मैंने इसमें स्पेस दे दिया ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई स्पेस के साथ आ रहा है। तो मैंने ये BR डाल देते हैं, नो इशू। मैंने BR डाल दिया, देखें क्या किया, स्ट्रिंग बनाई, उसमें BR डाल दिया। उससे पहले वेरिएबल और स्ट्रिंग है, इनको आपस में हम कनकैट करते हैं डॉट से। तो मेरा एक काम हो गया, मेरा नेम ऐसे शो हो जाएगा। ठीक हो गया, नेम मेरा ऐसे शो हो जाएगा। मैंने कहा ओके हो गया, नेम ऐसे शो होगा। मैंने सबको ऐसे ही शो करवा दिया। मैंने कहा नेम ऐसे, UNAME ऐसे शो होगा, ईमेल ऐसे शो होगा, पासवर्ड पास का वेरिएबल बनाया हुआ है ऊपर, पास ऐसे शो होगा, आपका जो फोन है वो ऐसे शो होगा। तो मैंने सारे ही शो करवा दिया। जरा देखूं यार वैल्यूज आ गई हैं, इस पेज तक पहुंच रही हैं वैल्यूज जो मैं वहां पर लिख रहा हूं। मैंने कहा ठीक है चेक करते हैं। मैंने लिखा जी मोहम्मद बिलाल, यहाँ पे यूजर ने मैंने रखा बिलाल कोड जी,
यूजर नेम रख देते हैं बिलाल 123, ये यूजर नेम है। सॉरी, यूजर नेम में 123 नहीं आ सकता, बल्कि होना चाहिए था, हमने अलाउ नहीं किया, गलत किया। नंबर्स, अच्छा नंबर्स हमने किए हैं, तो फिर ये क्यों नहीं ले रहा नंबर? यू कैन यूज नंबर्स, लेटर्स एंड अंडरस्कोर्स, मिनिमम 3, मैक्सिमम 15। तो ये नंबर तो लेना चाहिए, नंबर पे इसने एरर दे दिया है। तो एक दफ़ा जीएस को थोड़ा सा देख लें कि नंबर पे एरर क्यों दिया इसने। हो सकता है हमने नंबर अलाउ ना किए हों, जस्ट मैसेज में लिखा आ रहा हो। ये तो गलती हो जाता है हमसे। हम जीएस में जाते हैं, मैं इसमें गया, इसको मैंने ओपन किया, क्या था नाम, यूज़र नेम वाला, फंक्शन नेम आ गया, आपका फुल यूज़र ने फंक्शन यूज़र नेम आ गया। हाँ नहीं अलाउ है भाई, 0 to 9, 0 to 9 अलाउ है, तो क्या नहीं ले रहा ये? हाँ अपर केस नहीं अलाउ किया, देख रहे हो? ये देखो A to Z, बड़ी एबीसी में नहीं अलाउ किया आपने। तो करना चाहते हो कर दो, नहीं करना तो आपकी मर्जी है। तो यूज़र नेम मेरे पास ये आ गया, पासवर्ड मेरे पास, ईमेल मेरे पास बिलाल कोड्स वाला आ गया। ईमेल जो आ रहा है ईमेल वही हो जाएगा। आप ये कहते हैं ईमेल इसमें आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये ईमेल आ गया। फ़ोन नंबर आ गया 0304494948 1, ये आ गया। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, देख रहे हो, मोहम्मद बिलाल, यूजर नेम बिलाल 123, आपका ईमेल, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8, आपका फोन नंबर। मैंने कहा यार कमाल हो गया, सारी वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं, मेरे एक्शन के पेज पे वैल्यूज पहुंच रही हैं, ओके की रिपोर्ट में काम हो गया, ठीक हो गया, मेरी वैल्यूज यहाँ तक पहुंच रही हैं। अच्छा, मैंने कहा ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज को यहां पर नहीं रखना, ये तो वैसे ही मैंने इको करवाई हैं। इन वैल्यूज को यहां से कट कर दो, इनको तो डेटाबेस में भेजना है, डेटाबेस में इनको भेजते हैं। अब डेटाबेस में वैल्यूज को भेजने के लिए हमारे पास फंक्शन है, वो फंक्शन लगाते हैं, वो काम करेंगे। बट हमें थोड़ा सा एसक्यूएल को इस्तेमाल करना है। व्हाट इज एसक्यूएल? SQL is a standard language for storing, manipulating and retrieving data in database। देख लिया, SQL एक लैंग्वेज है जो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए यूज होता है डाटाबेस से। तो PHP के साथ हम SQL को इस्तेमाल करते हैं, ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। PHP में हम क्यूरी लिखते हैं, SQL का क्यूरी, तो वो जाके सब काम करता है। सर मैनिपुलेट मीन अपडेट करना, अपडेट करना डाटा को। अच्छा जी, उसने कहा जी क्यूरीज होती हैं आपके पास, यहां पर आ जाए, डाटा को स्टोर करता है। स्टोर करने का मतलब क्या होता है? इंसर्ट करना, ऐड करना, स्टोर करना, सेव करना, वही तो होता है। तो यही काम करता है। कह रहा है कि आप यहाँ पर ये डिफरेंट काम इसके साथ कर सकते हो। मैं आया एसक्यूएल के इंट्रो में आया, एसक्यूएल स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डाटा, डाटा को शो करवाता है, डाटा को मैनिपुलेट करवाता है, ये एक लैंग्वेज है। एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होता है। एसक्यूएल लेट्स यू एक्सेस एंड मैनिपुलेट डाटाबेस, आपको अलाउ करता है कि आप डाटाबेसेस के साथ खेल सकें, ठीक है। आपको डाटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप डाटा को एक्सेस करते हैं, एक्सेस करने का मतलब देख सकते हैं, शो कर सकते हैं। एसक्यूएल बिकम अ स्टैंडर्ड ऑफ अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI इन 1986 एंड ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ISO। इसको छोड़ दें। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हैं एसक्यूएल के साथ? एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट डेटाबेस, एसक्यूएल क्यूरीज को एग्जीक्यूट करता है डेटाबेस के अगेंस्ट। लाइक आप चाहते हैं डाटा को इंसर्ट करना, तो ये आपको इंसर्ट का क्यूरी प्रोवाइड करता है। आप चाहते हैं डाटाबेस में से डाटा को अपडेट करना, ये आपको अपडेट का क्यूरी प्रोवाइड करता है। आप चाहते हैं डाटा को डिलीट करना, ये आपको डिलीट का क्यूरी प्रोवाइड करता है। आप चाहते हैं डाटा को देखना, शो करवाना, ये आपको शो करवाने का क्यूरी, सिलेक्ट का क्यूरी दिखाता है, एग्जीक्यूट करवाता है। तो वही काम कह रहे हैं कि सो एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्यूरीज अगेंस्ट अ डेटाबेस, डेटाबेस के अगेंस्ट क्यूरीज को चलाता है। एसक्यूएल कैन रिट्रीव डाटा फ्रॉम डेटाबेस, बिल्कुल ये रिट्रीव कर सकता है। रिट्रीव करने का मतलब शो करवाना,
सिलेक्ट करना, एक्सेस करना, डेटाबेस को देखना, उधर से निकालना, डेटाबेस में से शो करवाना सामने, वो रिट्रीव होता है। एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन अ डेटाबेस, रिकॉर्ड्स आपका जो होता है उसको इंसर्ट करना, वैसे रिकॉर्ड्स रो को बोलते हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड्स रो एक ऐड करना, ठीक है, एक डाटा को ऐड करना बोलते हैं इसके अंदर डेटाबेस में। एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड्स इन डेटाबेस, रिकॉर्ड्स को, रिकॉर्ड आपका डाटा कुछ भी कह सकते हैं आप, आपका डाटा को अपडेट करता है। एसक्यूएल कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस, एसक्यूएल आपके डेटाबेस में से डाटा को डिलीट भी कर सकता है। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू डेटाबेसेस, हमने तो मैन्युअली डेटाबेस बनाई है, एसक्यूएल के जरिए आप कोडिंग के साथ एसक्यूएल की क्यूरी के साथ न्यू डेटाबेस बना सकते हैं। एसक्यूएल कैन क्रिएट न्यू टेबल्स इन अ डेटाबेस, हमने तो टेबल मैन्युअली बनाया है क्लिक करके, आप एसक्यूएल की क्यूरीज के साथ भी टेबल बना सकते हैं डेटाबेस के अंदर। एसक्यूएल कैन क्रिएट व्यूज इन अ डेटाबेस, आप व्यूज भी डेटाबेस के अंदर क्रिएट कर सकते हो, ये बताऊंगा क्या होते हैं व्यूज। एसक्यूएल कैन सेट परमिशन ऑन टेबल्स, प्रोसीजर्स एंड व्यूज, एसक्यूएल परमिशन भी सेट कर सकता है टेबल्स पर और प्रोसीजर्स पर कि कौन इस टेबल को देख सके, कौन इस टेबल को ना देख सके, ठीक है जी। क्यूरीज की बात करता है कि यहाँ पर क्यूरीज चलता है। सिंटैक्स में अगर आप आते हैं, A database most often contain one or more tables, बिल्कुल एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल होते हैं। Each table is identified by the name, हर टेबल को उसके नाम से पहचाना जाता है, जिस तरह हमने रजिस्टर यूजर टेबल का नाम रखा, ठीक है। टेबल कंटेन रिकॉर्ड्स रोज विद डाटा, बिल्कुल टेबल में डाटा होता है, ठीक है। इन दिस ट्यूटोरियल वी विल यूज द वेल नोन नॉर्थ विंड सैंपल डेटाबेस, ये एक फ्री डेटाबेस है आपका, ऐसे डाटा डेटाबेस में स्टोर होता है, आपका आईडी आ रहा होता है, आपका नाम, आपका वो सारी चीजें, तो ये तो कस्टमर का है ना, हमने यूजर का रखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहां पर आए, जस्ट इंसर्ट का क्यूरी देख लें, आपको लेफ्ट साइड से इंसर्ट का क्यूरी मिलेगा, ये क्यूरी मैं भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एसक्यूएल इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट, आपने एसक्यूएल का इंसर्ट का क्यूरी देखना है। It is possible to write insert into statement in two ways. अच्छा जी, the first way specific both column names and values to be inserted. If you are adding values for all columns of the table, you do not need to. अच्छा ये मैं आपको बताता हूँ पहले कैसे। ये कहता है कि अगर आपने क्यूरी इंसर्ट की क्यूरी चलानी है तो वैसे होती है, इंसर्ट इनटू लिखें, टेबल का नाम लिखें, हम थोड़ी थोड़ी करके क्यूरी लिखते हैं वहां पर, बल्कि पूरी समझ लें। ये कहता है कि इंसर्ट इनटू कीवर्ड है, ये लिखना ही लिखना है, टेबल का नाम देख लें, आपके टेबल का नाम क्या है, डेटाबेस का नाम था जीडीटीआई वेबसाइट, उसको नहीं छेड़ना, वो कनेक्शन के टाइम पे चाहिए था बस। अब हमने छेड़छाड़ टेबल के साथ करनी है, इस रजिस्टर टेबल में अभी कुछ भी नहीं है, इस रजिस्टर के टेबल में मैंने डाटा भेजना है, तो उसकी जरूरत के लिए मुझे टेबल का नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो क्या कह रहा है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इंसर्ट इनटू लिखें, टेबल का नाम लिखें, फिर उसके टेबल के कॉलम लिखें, फिर वैल्यूज डालें, आपका डाटा डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। तो मैं इंसर्ट की क्यूरी डालता हूँ, यहां पर मैं आया, मैंने कहा यार एक वेरिएबल बनाओ, वेरिएबल बनाया डॉलर क्यू के नाम से, अब क्यू में पड़ी होगी क्यूरी, क्यूरी जस्ट लिखी आई, मैंने लिखा इंसर्ट टू, इंसर्ट करें भाई किसमें, टेबल का नाम बताओ, आर ई जी आई एस टी ई आर, रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर, आपके टेबल का नाम है, नहीं तो आप देख सकते हो यहां पर देखो, रजिस्टर अंडरस्कोर यूजर, आपके टेबल का नाम लिखा नजर आ रहा है। डेटाबेस चाहिए थी कनेक्शन के टाइम पे, टेबल का नाम चाहिए जब डाटा टेबल में इंसर्ट करवाना है, या जब डाटा टेबल से शो करवाना होता है, जब डाटा टेबल में अपडेट करना होता है, जब डाटा टेबल से डिलीट करना होता है, तब हमें ये काम करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, तो मैंने क्या किया, ये नाम, तब हमें नाम चाहिए होता है ना, तो मैंने इंसर्ट करवाना है, अभी मुझे यहाँ पर इसका नाम चाहिए, वो नाम मैंने लिख दिया रजिस्टर यूजर, मैंने कहा जी इंसर्ट करो इनटू टेबल यूजर, मतलब सॉरी रजिस्टर यूजर में इंसर्ट करो, उसने यही कहा था, उसकी देख लो, इंसर्ट इनटू आगे आपके टेबल का नाम आ जाए, फिर आपका कॉलम पहला दूसरा तीसरा आ जाए, फिर वैल्यूज में वैल्यू 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 आ जाए, वही वाला काम। मैंने कहा इंसर्ट इनटू, इंसर्ट करो रजिस्टर यूजर के टेबल में, कॉलम डालो, यहां पर कोमा लगाकर कॉलम डालो आप, कॉलम कौन सा पहला, आईडी को नहीं छेड़ना आपने,
नेम, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, फोन। आप डालें यहां पर नेम, आपने लिखा नेम, पहला कॉलम आपने डाल दिया नेम, दूसरा कॉलम आपने डाला ईमेल, तीसरा कॉलम नहीं नेम नहीं, दूसरा कॉलम कौन सा है उधर देखें, यूजर नेम, दूसरा कॉलम है आपका यूजर नेम, इंसर्ट इनटू कोमा लगा के यूजर नेम, फिर कोमा लगाया ईमेल, फिर कोमा लगाया पासवर्ड, या पूरा पास लिखा है मैं भूल गया हूं, पासवर्ड पूरा लिखा है, पासवर्ड पूरा लिखा है, पास नहीं लिखा जस्ट, तो पासवर्ड, चौथा कॉलम पासवर्ड, पांचवा कॉलम फोन, 5 के 5 कॉलम मैंने लिख दिए। अब मैंने आगे वैल्यूज डालने हैं, देखो वैल्यूज, अच्छा इसको बेशक आप इस तरह नीचे भी कर सकते हो, ठीक है, इंसर्ट इनटू यूजर नेम, यहां पर आप डाल सकते हो वैल्यूज, वैल्यूज उसी तरह। अब वैल्यू आपका किधर पड़ी है, कोई बताएगा मुझे वैल्यूज किधर है? वो तो कॉलम आगे जो डेटाबेस में है, जिनमें लिखना है, जिनमें भेजना है मैंने। अब वैल्यूज मेरे पास आई पड़ी हैं, कोई बता सकता है कहां पर आई पड़ी हैं? सर ये ऊपर वेरिएबल्स में $नेम बिल्कुल, इन वेरिएबल्स में वैल्यूज पड़ी हैं, मैं इनको इनके अकॉर्डिंग भेज देता हूं। ये देखो पहला कॉलम इधर नेम है, तो पहला वैल्यू में रखता हूं यहां पर पहला वैल्यू में भेजता हूं $, नेम, इसको सिंगल कोट में भेजना है आपने वेरिएबल को, ठीक है, क्यूरी के अंदर, वैसे नहीं, क्यूरी में हमने इसको ऐसे भेजना है, मैं बिना सिंगल कोट के भेजता हूं अभी, $नेम, $यू नेम, देख रहे हो, फिर कोमा लगाया, तीसरा ईमेल है, $ईमेल, फिर कोमा लगाया, चौथा पासवर्ड है, $पासवर्ड, नहीं भाई गलत कर दिया ना, क्या गलत किया कोई बताएगा? क्या गलत पास किया? है सर, पास है। वेरिएबल का नाम पास है, वो कॉलम वो पासवर्ड ही था, मेरे से गलती होगी, मैंने मतलब मुश्किल कर दिया इन दोनों को, बल्कि आप जैसा मर्जी, आपको समझ तो आना चाहिए ना, मैंने जान के ये कर दिया, मतलब हो गया मेरे से कि पासवर्ड, पासवर्ड को पासवर्ड ही कहा, इधर मैंने पास कह दिया ताकि थोड़ा सा डिफरेंशिएट आ जाए, तो इसको फिर हम वेरिएबल को पास ही यूज करें, नेम, यू नेम, ईमेल, पास, फिर कोमा लगाया, फिर कर दिया फोन। तो आप देख लें कि रिलेटिव वैल्यूज में रिलेटिव वेरिएबल्स जा रहे हैं, पहला नेम, इधर भी नेम, यूजर नेम इधर यू नेम में पड़ा है, ईमेल इधर ईमेल, पासवर्ड इधर $पास में पड़ा है, फोन नेम फोन इधर फोन में पड़ा है, मतलब पूरी आपकी क्यूरी कंप्लीट होगी। आप क्यूरी को ऐसे भी कर सकते हो, आगे एक ही लाइन में लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, तो अगर नीचे कर दो तब भी कोई इशू नहीं है। तो क्यू में आपका क्यूरी पड़ा है, क्यूरी अभी पड़ा है, लिख के रखा है जस्ट क्यूरी, और कुछ भी नहीं हुआ, क्यूरी मैंने लिख के रखा है क्यू में, क्यूरी को चलाया नहीं, क्यूरी रखा है जस्ट, ठीक है। मैं क्यूरी को चलाना चाहता हूं तो पीएचपी का एक फंक्शन है क्यूरी को चलाने के लिए, जिस तरह कनेक्शन के लिए एक फंक्शन है MySQL_connect, इस तरह क्यूरी को चलाने के लिए भी एक फंक्शन है MySQL_query, MySQLi_query। मुझे बताएगा क्या क्या चीज मांग रहा है? MySQL लिंक आपका कनेक्शन मांगता है, आपका क्यूरी मांगता है, दो चीजें मांगता है, कह रहा है कि मुझे कनेक्शन दो और क्यूरी दो, दो चीजें इसको पास करनी है मैंने, तो $_कौन $क्यू, दोनों चीजें इसको मिल गई। अगर आप देखो क्यूरी ये पड़ा है, कौन तो है नहीं यहां से, अरे भाई कनेक्शन तो इसको मिला ही नहीं, कनेक्शन तो इसको मिला ही नहीं, तो कनेक्शन आप यहां पर आकर कर सकते हो, आप यहां पर आओ, अच्छा चलें देखते हैं कनेक्शन इसको मिलता है या नहीं मिलता, वो बात की बात है कि जब वो करेंगे इस पे आएगा तो कनेक्शन मिलता है या नहीं मिलता वो देखते हैं। अच्छा जी, मैंने इंसर्ट किया, इंसर्ट की क्यूरी लगाई नहीं, रख दी, लिख के रख दी मैंने, अब उसको चलाना है तो MySQL_query दो चीजें मांगता है भाई, कनेक्शन का वेरिएबल दो कि कनेक्शन आपका हो गया या नहीं, वो कौन में पड़ा है रिकॉर्ड उसका कि कनेक्शन हुआ है या नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड आपका कौन में पड़ा है, मैंने कहा जी कौन लिख दिया और क्यू लिख दिया, दोनों चीजें मुझे मिल गई, ये क्यूरी चलेगी
क्यूरी चल के $रेस में कुछ ना कुछ लाएगी। क्यूरी चल गई ट्रू आएगा, क्यूरी ना चली फॉल्स आएगा। जिस तरह यहां पर कनेक्शन हो गया तो कोन में ट्रू आएगा, कनेक्शन नहीं हुआ तो कोन में फॉल्स आएगा। मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर डालसन कोन जस्ट है, मतलब इसका मतलब होता है कोन को चेक करो ट्रू है, अगर तो ट्रू आया तो इको कर दो, नहीं तो एरर बता दो। तो वही वाली चीज अब यहां पर रेस में आपका रिजल्ट आ गया। आप यहां पर लिखें इफ $रेस, अगर रेस में ट्रू आया है तो ट्रू ना भी लिखिए, अगर आप रेस भी लिख देना $रेस, ये भी ऐसे भी चेक कर लेते हैं। $रेस, अगर रेस में ट्रू आया है तो इको कर दो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, कर दो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। एल्स इको किया एरर इन डेटा इंसर्शन या एरर इन इंसर्शन जस्ट, ओके। अगर तो क्यूरी से ही चला तो रेस में ट्रू आ गया, मतलब बिना एरर के क्यूरी चल गया ना, तो रेस में ट्रू आ गया। जब ट्रू आया तो चेक करेगा इफ $रेस, अगर रेस ओके है तो ये चला दो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर आप इफ $रेस नहीं चला, इफ गलत हो गया यहीं पे ही, रेस में फॉल्स पड़ा है, आप कह रहे हो कि $रेस इतने से का मतलब है कि ट्रू पड़ा है, बट वो ट्रू नहीं पड़ा, उसमें फॉल्स पड़ा है। ट्रू होता तो ये चलता, फॉल्स हुआ तो एल्स चला, एल्स चला तो एरर इन इंसर्शन आ गया। ठीक है, जरा चेक कर लेते हैं इन दोनों में से क्या रिजल्ट आता है। हम यहां पर आए, हम वापस आके नाम लिखते हैं, बिलाल, यूजर नेम बिलाल 123, ईमेल बिलाल codes 1@gmail.com, 1 2 3 4 5 6 7 8 पासवर्ड, यूजर फोन कर दिया 0304494948 अब अगर मैं टेबल में जाऊं तो आपको डाटा दिखा दूं, उसमें कुछ नहीं पड़ा। अभी देख रहे हो टेबल में कुछ नहीं पड़ा। मैंने रजिस्टर पे क्लिक किया, क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल कौन, मिल गया ना एरर उसको लाइन नंबर 9 पे। उसने कहा कौन तो है ही नहीं आपके पास, कनेक्शन तो आपका हुआ ही नहीं, आपका कनेक्शन तो हुआ ही नहीं। एरर भी नीचे आ गया, एरर इन इंसर्शन, जब कनेक्शन नहीं, जब क्यूरी का एक वेरिएबल ही गलत हो गया, कौन आर्गुमेंट ही गलत हो गया, तो यहां पर फॉल्स आएगा, फिर इफ नहीं चलेगा, फिर एल्स चलेगा, एरर शो करवा रहा है तो एरर आ गया। मैंने कहा यार कौन नहीं मिला उसको, क्योंकि इस पेज में कौन है ही नहीं कहीं पे। आपने कहा एक काम करते हैं, जिस तरह वर्डप्रेस में कनेक्शन की फाइल अलग ही पड़ी होती है ना, हम ये पीएचपी की सारी फाइल को कॉपी करते हैं ऊपर से, सारी फाइल मैंने कॉपी कर ली ऊपर से, ठीक हो गया, सारी फाइल कॉपी की मैंने, फाइल न्यू किया, ये फाइल इधर सेव की, इसको मैंने सेव एज करके इसका नाम रख दिया CONNECTION connection.php। इस फाइल को मैंने यहां पर रखकर सेव कर दिया connection.php, यहां पर आ जाएगी। अब इस फाइल को जिधर मर्जी लगा लो, फाइल सेपरेट बन गई है, फाइल इंक्लूड हो जाएगी ऑटोमेटिकली, जिस तरह आप CSS को इंक्लूड करते हो तो PHP में इंक्लूड करने का। मैंने कहा इसके ऊपर जाओ, सबसे ऊपर आप फाइल को इंक्लूड कर दो, वरना हर पेज में कनेक्शन आपको करना पड़ता। आपने सिर्फ उस फाइल को सेपरेट बनाया और लगाया रिक्वायर _once, मतलब है कि फाइल चाहिए मुझे, रिक्वायर कर लें या ये रिक्वायर _once कर लें, इसको बाद में बताता हूं। मैंने कहा जी रिक्वायर _once, मुझे एक दफा फाइल चाहिए, कौन सी फाइल चाहिए भाई तुम्हें। मैंने कहा मुझे फाइल ये वाली चाहिए, क्या नाम है इसका,
कनेक्शन की फाइल CONNECTION कनेक्शन डॉट PHP, मुझे ये फाइल चाहिए, तो इसमें आपको कनेक्शन मिलेगा। अगर मैं गया होम पेज पे वापस, इधर आपका कनेक्शन आ जाएगा। फिर मैंने इसी फाइल को कॉपी किया ऊपर से, फाइल का URL इस PHP में ला के मैंने ऊपर पेस्ट कर दिया। अब सबसे पहले कनेक्शन लग रहा है, तो कनेक्शन लगा तो जाहिरी बात है कौन मिल जाएगा अगर कनेक्शन आ गया। सबसे पहले कनेक्शन इंक्लूड हो रहा है, जब कनेक्शन मिला तो ओके की रिपोर्ट में आपका काम हो जाएगा। अगर कोई यहां पर मसला ना हुआ, क्यूरी में कनेक्शन अब आ गया हमारे पास, आ जाए जी, दोबारा से लिखें वेरिएबल पासवर्ड कुछ भी डाल दें, नंबर डाल दें 0304494948 1, रजिस्टर पे क्लिक करें। अभी भी एरर इन इंसर्शन आया ना एरर, बट और कोई एरर नहीं आया। अब आपका किधर रोल है, अब आपका इधर मसला है। अब जस्ट एरर आया है, एरर इन इंसर्शन, एरर फाइंड नहीं किया, एरर बताया नहीं आपको, तो इसके लिए भाई एरर के साथ आप डॉट लगाएं। डॉट का मतलब होता है कनकैट कर दो, डॉट लगा के आप एक चीज और लिखें, माइस्कलाई अंडरस्कोर एरर, ये आपको एरर बता देगा कि एरर क्या है। अभी इसको कंटिन्यू कीजिएगा, देखो 1 पैरामीटर लाइन नंबर 15 माइस्कलाई एरर एक्सेप्ट एग्जैक्टली 1 पैरामीटर ऑन लाइन नंबर 15 पर यहां पर आपका एरर आया, ठीक है, मतलब इसने यहां से एरर शो करवाया। सॉरी, इसमें डॉलर कौन देना है हमने, ये देखो ये मांगता क्या है, देखिएगा, देखो लिंक मांगता है, कौन देना है हमने इसमें डॉलर कौन, तभी हमें एरर दिखाएगा। देख रहे हो, एरर इन इंसर्शन, यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट correspond टू योर MariaDB सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटैक्स टू द यूजर, वो कह रहा है कि आपका वैल्यू मेरे पास ठीक पहुंच रहा है, बट आपका कहीं ना कहीं एरर आ रहा है आपके क्यूरी में। ये हुआ जब यहां पर क्यूरी लिखना था, आपके सामने क्यूरी ओपन है, अगर मैं दिखाऊं तो आपने वेरिएबल्स पे सिंगल कोट डालने हैं क्यूरी के अंदर, जस्ट क्यूरी में। देख लो आपके सिंगल कोट्स आ गए। अभी देखिएगा डाटा इंसर्ट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा। देख रहे हो, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपका डाटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया। मैं दिखाऊं डाटा, देख रहे हो डेटाबेस में आईडी मैंने तो नहीं दिया, ऑटोमेटिकली 1 आ गया, नेम मोहम्मद बिलाल, यूजर नेम बिलाल कोड्स, ईमेल बिलाल कोड्स 1@gmail.com, पासवर्ड ये आ गया, फोन नंबर ये आ गया। दोबारा से भेज के दिखाता हूँ। नेम कर दें असद अली, यूजर नेम असद_अली, ईमेल asad@gmail.com, पासवर्ड 12345678, फोन नंबर 0304494948 रजिस्टर कर दिया। देख रहे हो, कोई एरर नहीं, डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, आपको नजर आ गया। आप यहां पर आए, आपने डाटा को देखा, बिल्कुल भाई ऑटोमेटिकली 2 बन गया, असद अली आ गया, असद अली यूजर नेम आ गया, असद अली @gmail.com आ गया, पासवर्ड जो यूजर ने रखा वो आ गया, यूजर का फोन नंबर आ गया। और भी डाटा ऐड कर सकते हैं, इधर कर दें इमरान अहमद, इमरान 1, इमरान ahmad@gmail.com, पासवर्ड कर दें ahmad12345, फोन नंबर कर दें 034452722618, और इसको कर दें आप रजिस्टर के बटन पे क्लिक। डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अगर आप यहाँ पर आकर रजिस्टर पे क्लिक करें, इमरान अहमद, इमरान 1 @ मतलब डाटा डेटाबेस में आ चुका है।
आज हमने जस्ट किया इंसर्शन, ये दोबारा से रिपीट करूंगा। नमाज के लिए जब जाएंगे, नमाज पढ़ के आएंगे, बिल्कुल ये जो किया है आज बिल्कुल बेसिक के साथ फिर से दोबारा से, ताकि आपकी दोहराई हो जाए, आपको पता चले अच्छा जो स्टेप भूल गए हैं वो स्टेप अब हम करेंगे। ठीक है, मतलब जो सर ने करवाए बट हम भूल गए अभी फिर हम नोट कर लेंगे क्या क्या करना है। हमने देखा, हमने फॉर्म की फील्ड्स का सारा डाटा डेटाबेस में सबमिट करवा लिया। ये तो छोटा सा काम है, होता इंसर्ट ही है, हर जगह पे होता इंसर्ट ही है डेटाबेस में, और कुछ नहीं होता। बड़ी बड़े काम कर लो, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट ओपन करके, इसको मैं बंद करता हूँ, देखिएगा मैंने कर दिया यहाँ पर रिकॉर्डिंग को स्टॉप, डाटा को कैसे भेजते हैं, हो गया।